एंड वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। बेटा आ गए हैं एक और शानदार वीडियो, इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जो कि इस साल का 2025-26 का सैंपल पेपर है। अब सैंपल पेपर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सवाल का समय नहीं बचा है। जो तुम्हारे बोर्ड्स का पेपर बनाते हैं उन्हीं के द्वारा ये सैंपल पेपर बनाया गया है। तो बेटा एक ट्रायल बॉल की तरह है, एक एग्जाम्पल की तरह, एक सिमुलेशन की तरह है कि बोर्ड्स का पेपर कैसा दिखेगा वो तुम यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे करोगे। कितने 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, कितने 3 मार्क वाले क्वेश्चन है, कितने 4 मार्क वाले, कितने 6 मार्क वाले, ये सब तुम्हें पैटर्न समझ आएगा। इसमें किस क्वेश्चन में कितना समय देना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा, एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि 3 घंटे में तुम्हारा पेपर खत्म हो पाए। वो हालत ना रहे कि यार लास्ट लिखते 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 6 मार्क वाला क्वेश्चन छूट गया। तो उसकी टाइमिंग भी मैं बताऊंगा तुम्हें। और ऑल्सो इस पूरे सैंपल पेपर में ना तुम्हें समझ आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि पैटर्न क्या है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। बोर्ड्स में भी कहीं मिलते जुलते सवाल देखने को मिल सकते हैं या पैटर्न समझ आ सकता है। तो इस वीडियो को जरूर देखना, और रिक्वेस्ट इतनी सी है कि थोड़ा वीडियो लंबा होगा, क्योंकि 3 घंटे का पेपर अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो कम से कम 1.5 घंटा तो मुझे लगने ही वाला है इसके अंदर, है ना। एक रफ आइडिया बता रहा हूं, तो इसको एंड तक देखना। अगर एंड तक नहीं देखोगे तो पैटर्न नहीं समझ पाओगे और नुकसान होगा। तो चलो जी चालू करते हैं इस वीडियो को, और मैं बताता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन में कितना समय देना चाहिए। चलिए जी चालू करते हैं। अब सैंपल पेपर और इंस्ट्रक्शंस को समझ लेते हैं, जिसको तुम हमेशा इग्नोर मार देते हो। टाइमली पेपर करना बहुत जरूरी है। किस क्वेश्चन में कितना समय लगेगा इसको मैं तुम्हें यहां पर पूरा बता देता हूं। 80 मार्क्स का पेपर है, 180 मिनट्स तुम्हारे पास है, जिसमें तुम्हें टाइमली पेपर को कंप्लीट करना है अच्छे से। 2 पार्ट में पेपर डिवाइडेड है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है 40 मार्क्स का, और सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो भी है तुम्हारा 40 मार्क्स का। दोनों इक्वली वेटेज है, 50-50% इनका वेटेज है। तो कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरी में कंफर्टेबल है वो सेकंड पार्ट चालू कर सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा पार्ट चालू करना। ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको याद रखना, ठीक है बेटा। अब आपका पेपर जो है ना कुछ क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। आपके पास 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है, जो 1 मार्क का एक एमसीक्यू होता है। 10 एमसीक्यूज यहां मिलेंगे, 10 एमसीक्यूज आपको यहां पर मिलेंगे। आपको एक एमसीक्यू करने के लिए कुछ 1 मिनट लेना चाहिए। दैट मींस 20 मिनट्स इन टोटल। 20 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगने चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट इससे जल्दी हो जाना चाहिए। कैसे? रीडिंग टाइम के अंदर बेटा क्या करो, एमसीक्यूज को एक बार पढ़ लो, या तो दिमाग में आंसर याद कर लो, या लेकिन हल्का सा पेंसिल से डॉट बना लो। जिस ऑप्शन को सही लगता है ना उस ऑप्शन के जस्ट बगल में एक हल्का सा डॉट बना लो, पर देख के बनाना भाई, बड़ा डॉट मत बना देना जिससे कि तुम्हारा एग्जामिनर आ जाए और बोले कि चीटिंग कर रहा है। तो सोच समझ के करना जो काम कर रहे हो। तो आप ना इसको 20 एमसीक्यूज, जो 20 नंबर है आपके, वो आप लिटरली 15 मिनट के अंदर ला सकते हो। यह आपके ऊपर है पूरा, ठीक है। तो इसको यूटिलाइज कर लेना तुम्हारे रीडिंग टाइम को। दूसरा पार्ट आता है आपके 3 मार्क्स वाला। 3 मार्क्स वाले तुम्हारे पास बेटा 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी कि 4 क्वेश्चंस होंगे, 12 मार्क्स इन टोटल तुम्हें मिलेंगे। इन 12 मार्क्स के लिए तुम्हें 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। 25 मिनट्स इज मैक्सिमम, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें कुछ 6 मिनट लगे, है ना। 6 मिनट्स के आसपास तुम्हें लगना चाहिए। दिस इज व्हाट यू शुड डू। तो 45 मिनट में तुम्हारे कितने, 12 + 20 यानी कि 32 मार्क्स डन हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर आता है 4 मार्क वाला क्वेश्चन। अच्छा, 3 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए 3 से 4 लाइन इज मोर देन इनफ। 3 से 4 लाइन इज मोर देन इनफ, है ना। 3 से 4 लाइन जो है वो इनफ है बेटा, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो ये इसकी लिमिट है, वर्ड लिमिट है। टाइम भी वेस्ट होता है ज्यादा लिखने में, कुछ लोग होशियारी करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करते हैं। जरूरत नहीं, जितना पूछा उतना लिखो। फिर आता है 4 मार्क वाले क्वेश्चन बेटा। 4 मार्क वाले क्वेश्चन आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, और 6 क्वेश्चन के लिए आप पूरे 60 मिनट ले सकते हो, 1 घंटा, है ना। जैसे ही 4 मार्क वाले क्वेश्चन करो, टाइमर लगा लो, देख लो कितने कर पा रहे हो। 6 क्वेश्चंस करने हैं 60 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट मिलेगा। आराम से उसको विस्तार से लिखो, 80 से 100 वर्ड्स के बीच में, यानी कि 6 लाइन 7 लाइन के आसपास लिख सकते हो आराम से, बढ़िया तरीके से। एग्जाम्पल देके अच्छे से एक्सप्लेन करो, बढ़िया से इस्तेमाल करो इस टाइम को। फिर आता है 6 मार्क वाला क्वेश्चन। ये आपके पास कुछ बेटा 4 मार्क्स के होंगे। अच्छा देखो, इसका वेटेज कितना है, 24 मार्क्स, पूरा 24 मार्क्स का है, ठीक है। 6 मार्क्स वाला भी पूरा 24 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो ये दोनों 4 मार्क और 6 मार्क्स मिला के टोटल 48 मार्क्स रखते हैं तुम्हारे, समझ गए। तो अच्छा खासा वेटेज होता है।
6 मार्क वाले तुम्हारे पास 4 क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए तुम वेरिएबल ले लो 45 से 55 मिनट्स के बीच में, जो तुम्हें सही टाइम लगे, क्योंकि कुछ लोगों की राइटिंग स्लो होगी, कुछ लोगों को बीच में कुछ थोड़ा अटक जाओगे, कुछ करोगे, तो 45 से 55 मिनट के बीच में तुम्हारे ये 4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। यानी कि एक क्वेश्चन को कुछ 12 से 13 मिनट लगने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, 6 मार्क वाले क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, अगर तुम इसका टोटल करते हो 20 प्लस 25 45, 45 और 60 105, 105 और 55 ले लो, कितना हो गया 160। तो 160 अगर तुमने मिनट में अगर ये पेपर कंप्लीट कर लिया, देन यू हैव स्टिल 20 मिनट्स लेफ्ट फॉर योर सेल्फ, है ना। और ये भी वेरिएबल है, 30 से 20 मिनट के बीच में बचेगा। अगर जिन लोगों का 45 मिनट में हो गया तो उनके लिए 30 मिनट बच जाएंगे। अब इसमें कुछ लोगों के हाथ में पसीना आएगा तो फूंक मारोगे, पानी पियोगे, सुसु ब्रेक करोगे, है ना, उसके बाद किसी से बात कर लोगे या कुछ हो जाएगा, तो उसके लिए तुम्हारे पास ना वो इन्विजिलेटर आके बोलेगा कॉपी वॉपी बांध लो। इन सब चीजों के लिए, तुम्हारे फालतू चीजों के लिए 20 मिनट होने चाहिए। तुम्हारा आंसर अगर जल्दी थोड़ा गलत हो गया है, उसको करेक्ट करने के लिए, कॉपी को वापस चेक करने के लिए, यू शुड गेट दिस 20 मिनट्स बेटा। ठीक है, तो इसको लेकर चलना। बहुत दुखदायी स्थिति होती है अगर आपको आता हुआ भी छोड़कर चला जाए तो। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, इसको इग्नोर मत करना, पढ़कर जाना। चलो पार्ट ए चालू करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चंस क्या है देखते हैं, विस्तार से हर एक चीज समझाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम में which of the following is true at point B। अच्छा देखो, ये हमें कंजम्पशन कर्व बता रहा है ना, ये कंजम्पशन कर्व है, यहां से चालू हो रहा है और ये 45 डिग्री लाइन है जिसको हम इनकम भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम इनकम कहते हैं, क्लियर। अब ये बोल रहा है पॉइंट बी जो है, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है ना, सॉरी बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है बच्चे, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा कंजम्पशन और हमारी इनकम दोनों बराबर है। ठीक है, यानी कि मान लो अगर 100 रुपए कमा रहे थे तो 100 ही रुपए खर्चा कर रहे हो, है ना, 100 रुपए कमा रहे हो, 100 ही रुपए खर्चा कर रहे हो। तो बेसिकली आपने एक चीज सुनी होगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। अगर आपका कंजम्पशन 100 है और आपकी इनकम भी 100 है, आपका आंसर क्या आएगा, एपीसी आपका 1 होगा। तो एपीसी इज 1, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो पहला वाला तो आपको आंसर समझ आ गया होगा, एपीसी 1 है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्लोप ऑफ कंजम्पशन 0 नहीं होगा, एपीसी 0 नहीं होगा और स्लोप ऑफ सेविंग कर्व भी 1 नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी वाला। ठीक है, देखो मैंने पहले भी बोल रखा है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये आपको काफी बार पूछा जाता है और ये आता ही आता है बेटा, हमेशा ही आता है। लास्ट कुछ पैटर्न में तो आया ही आया, तो इसको तो मैं स्टार मार्क भी कर देता हूं, इसको तो पढ़कर जाना। अब बहुत लोगों को दिक्कत आती है, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, थोड़ा बता दो भैया। हर सैंपल पेपर में सीधा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जाता है और कंसेप्ट नहीं बताया जाता, तो लो भैया कंसेप्ट भी सीख लो तुम अभी। रियल जीडीपी का मतलब क्या है, चलो देसी एग्जांपल से समझा देता हूं तुमको मैं। मान लो 2020 में तुमने 10 प्रोडक्ट्स बनाए, है ना, कितने प्रोडक्ट्स बनाए बेटा, 10 प्रोडक्ट्स बनाए, और वहां पे प्राइसेस जो थी ना उस टाइम पे, तो 10 रुपए एक प्रोडक्ट जो था ना, ये एक प्रोडक्ट जो था ना वो 2 रुपए का आता था। तो आपने कितने रुपए के प्रोडक्ट्स बनाए टोटल आपने कितने के प्रोडक्ट्स बनाए बेटा, टोटल आपने कुछ 20 रुपए के प्रोडक्ट्स बना दिए। ठीक है, अब आया 2025 का समय, 2025 में भी आपने 10 ही सामान बनाया, लेकिन प्राइसेस महंगी हो गई, साल में प्राइसेस महंगी हो जाती है ना प्रोडक्ट्स की, तो क्या हुआ बेटा, 4 रुपए का एक प्रोडक्ट हो गया। तो आपने कितना बनाया, आपने कुछ 40 प्रोडक्ट्स बना ली, 40 रुपए के प्रोडक्ट्स बना लिए। अब होता क्या है ना, ये हमें छलावा दिखता है, रियलिटी में तो हमने 20 रुपए के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमें लग रहा है हमने ज्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट्स बनाए। तो रियल जीडीपी जो है ना वो बताता है एक्चुअल आपने कितना प्रोडक्ट बनाया। वो नॉमिनल जीडीपी बताता है अभी के प्राइसेस के अनुसार, करंट ईयर के प्राइसेस के अनुसार आपने कितना प्रोडक्ट बनाया है उसको बताता है। ठीक है, और जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो ये बताता है कि भैया ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं वो कितनी बढ़ गई हैं उसको बताता है, कि यानी कि जो एक्चुअल में आपने प्रोडक्ट बनाया था 20 और जो आपने 40, आपको फ्यूचर में प्राइस के बढ़ने, महंगाई की वजह से तो ये 40 रुपए दिख रहा है, तो इसके बीच में कितना परसेंट प्राइस बढ़ गई उसको जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। सर ये कैसे निकालते हैं, तो जीडीपी डिफ्लेटर बेटा अपन निकालते हैं कैसे, देखो यहाँ पे वैल्यूज दी गई है। रियल जीडीपी की वैल्यू है एस्टिमेटेड एट 173.82 and the corresponding nominal GDP is estimated at 295.36। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है बेटा नॉमिनल, देखो नॉमिनल और रियल जीडीपी,
नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, इधर लिख दो, चलो जीडीपी भी लिखी दो, नहीं तो तुम बोलोगे कि ये नहीं लिखा था फिर, ठीक है। चलो अब इसको कैसे याद रख सकते हो, आर और एन में पहले कौन सा आता है अल्फाबेटिकली, एन आता है, तो उसको ऊपर लिख दो, ठीक है। देखो कितना है आपका नॉमिनल जीडीपी 295.36 अपॉन कितना हो गया आपका इधर, ये हो गया आपका, कहाँ गया, हाँ 173.82 इंटू 100। अब बेटा मैं इसको कैलकुलेटर में फटाक से करके निकाल देता हूं जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, नहीं तो होगा क्या ना कि मैं सॉल्व तो कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन तुम्हें फटाक से अपने को आंसर लेकर आना है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये आ गया है आपके पास बेटा कुछ 169.92 है ना, ये दिख रहा होगा तुम्हें, तो ये आ गया बेटा 169.92 ऐसा दिखेगा। कोई आंसर ऑप्शन दिख रहा है, ये लो ऑप्शन नंबर सी जो है मैच कर रहा है। अच्छा ये बता क्या रहा है, ये भी मैं बता देता हूं, इंपैक्ट तुम्हें आंसर आने का खुश मत हो जाना, इसका लॉजिक समझो। ये बताता है कि 69.92% के आसपास प्राइसेस बढ़ गई हैं, पहले कुछ प्राइसेस इतनी थी, अब 69 समथिंग परसेंट ये आपकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, ये चीज को बताता है, ठीक है, समझ आया। तो ये चीज याद रखना, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलो फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, मनी इज नॉन पेरिशेबल एंड इज एक्सेप्टेबल टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। भाई सही बात है ना, पैसा जो है सड़ नहीं सकता, पेरिशेबल नहीं है, मतलब पेरिशेबल आइटम क्या होता है, जैसे दूध है, खराब हो जाएगा तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर पैसा खराब नहीं होता इसलिए हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो एक कौन से it is identify the function of money identify and indicated in the aforesaid statement and choose the correct option। बेटा ये बता रहा है स्टोर ऑफ वैल्यू को, क्योंकि सामान को हम स्टोर नहीं कर सकते, पैसे को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो सड़ता नहीं है, और सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता, इसलिए वो एक्सेप्ट किया जाता है हर एक व्यक्ति द्वारा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है बेटा। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट आता है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज सेड टू अकर व्हेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज्ड अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब बेटा पहले समझो डिवैल्यूएशन क्या होता है। डिवैल्यूएशन पहली बात तो करा जाता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट जानबूझ के अपने इंडियन करेंसी की वैल्यू को गिराती है या किसी अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को गिराती है। जैसे मान लीजिए $1 जो था वो कुछ 60 रुपए के बराबर था, अब करेंसी की वैल्यू गिर गई, यानी कि अब मुझे वही $1 महंगा मिलेगा, जो 60 रुपए का $1 आता था अब मुझे वो 80 रुपए का $1 मिलेगा, है ना। तो मेरे लिए तो मेरी करेंसी गिर गई ना, तभी तो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है उसी सेम डॉलर को खरीदने के लिए। ये सरकार ने किया डिवैल्यूएशन। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, ये डिवैल्यूएशन जैसे ही हुआ ना, ये क्या बोल रहा है, डिवैल्यूएशन का मतलब है कि करेंसी गिर तो जाती है लेकिन एक्सचेंज रेट गिर रहा है। मुझे बताओ एक्सचेंज रेट यहां पे 60 का था, यहां पर कितने का हो गया, 80 का हो गया, तो बेटा गिरा कि बढ़ गया, एक्सचेंज रेट तो सर बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया आपका बेटा फॉल्स, पहला स्टेटमेंट है आपका फॉल्स। दूसरी चीज, हाँ, अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की अगर बात करें, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी, यानी कि जो मार्केट के डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, इस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज यानी कि सरकार, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज यानी कि सरकार, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज डू नॉट मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बिल्कुल सही बात है, क्यों, देखो यहां पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में प्राइसेस को फिक्स, एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने के लिए सरकार गोल्ड रिजर्व्स या फिर ब्रिटेन वुड मेथड या किसी और करेंसी की मदद से उसको फिक्स कर देती है कि $1 80 रुपए से ही बिकेगा। ये सरकार डिसाइड करती है, उसके लिए उनको कुछ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, कुछ एसेट्स रखने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब डिमांड और सप्लाई के खेल से, डिमांड और सप्लाई की वजह से जब प्राइसेस चेंज होती है तो सरकार को कोई रिजर्व्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, यही ये स्टेटमेंट बोल रहा है, एंड इट इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आपका। क्लियर बच्चे, चलो अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, ये ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है आपके पास, ये लिखा है द एरो सी एंड डी रिप्रेजेंट डैश मार्केट। ए और बी की जगह सी और डी, डी मतलब ये होगा, चलो इसमें मिसप्रिंट हो गया लेकिन डी यहां पर है। तो ये बता रहा है फैक्टर पेमेंट्स को और ये बता रहा है फैक्टर सर्विसेज को। अच्छा आपने सोचा होगा इसमें आपको पूछा जाएगा रियल फ्लो, मनी फ्लो वगैरह चीजें ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप अगर मान लो ऐसी कोई चीजें हो भी तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। फैक्टर पेमेंट और फैक्टर सर्विसेज क्या है,
भाई आप गए घर से काम करने के लिए, आपने काम किया और बदले में आपको उसकी सैलरी मिल गई, तो ये फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट क्या है? आपने कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व किया और उसके बदले में आपको फैक्टर इनकम मिल गई, कुछ पैसा मिल गया, है ना? तो ये क्या होता है बेटा? ये फैक्टर मार्केट कहलाता है। दोनों का कॉमन वर्ड है, दिस इज नोन एज फैक्टर मार्केट। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो गुड्स नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है, अगर तुम्हें नहीं भी समझ आ रहा होगा तो तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। फैक्टर वाली चीज है तो फैक्टर से ही रिलेटेड होगा ना, फैक्टर मार्केट ही तो होगा। ठीक है, समझ आया? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है, डिफ्लेशनरी गैप refers to the gap by which dash falls short of aggregate demand required to establish full employment equilibrium. Choose the correct option. अच्छा देखो, अब पहले ना कुछ चीजों को समझ लेते हैं कि डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। ये क्या बोल रहा है? डिफ्लेशनरी गैप refers to gap by which dash falls short of aggregate demand required for establishing full employment equilibrium. देखो क्या होता है बेटा, हमारे यहां पे जब एग्रीगेट डिमांड जो होती है ना बेटा, मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति जो काम करना चाहता है वो काम करे, उसको काम मिले, पर उसको काम मिलने के लिए उतना लोगों की डिमांड भी तो होनी चाहिए। मान लो गाड़ियों की डिमांड अगर बहुत ज्यादा हो तो लोग ज्यादा लगेंगे उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना? इतने सारे लोग काम करेंगे, गाड़ियां बनेंगी, तभी तो लोगों की डिमांड को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो मतलब ये समझ आता है कि जब डिमांड ज्यादा होती है ना तो लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने एक अंदाजा लगाया कि एग्रीगेट डिमांड मान लो 200 है ना? 200 एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, 200 एग्रीगेट डिमांड ऐसा मान लो। ठीक है, 200 इज द एग्रीगेट डिमांड। 200 एग्रीगेट डिमांड होगी तो हर एक व्यक्ति काम कर रहा होगा, इसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं, है ना? इससे हम फुल एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के काम करने के लिए एग्रीगेट डिमांड 200 होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में कितनी है? एक्चुअली का मतलब क्या होता है? एक्सपोस्ट एग्रीगेट डिमांड। एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअली में कितनी आपकी, एक्सपोस्ट का मतलब है एक्चुअल, रियली में आपकी डिमांड कितनी है। तो मान लो रियलिटी में आपकी डिमांड मात्र 100 है, मतलब हर आदमी काम नहीं कर रहा होगा। तो ये यही चीज को बताता है कि हमारी एक्सपेक्टेड, हम जो चाहते हैं कि कितनी डिमांड हो वो 200 है, लेकिन एक्चुअल में डिमांड कितनी है? 100 है। तो ये क्या है? ये हमारी रियल डिमांड कम है, इस वजह से डिफ्लेशनरी गैप है। रियल डिमांड यानी कि एक्सपोस्ट एग्रीगेट डिमांड, रियल डिमांड कम होने की वजह से हमें डिफ्लेशनरी गैप देखने को मिल रहा है। डिफ्लेशनरी यानी कि आपकी डिमांड कम है एक्सपेक्टेड से। ठीक है बच्चे, समझ आया? दिस इज ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनल गुड्स डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट द हैंड्स ऑफ एनी प्रोड्यूसर। बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये बोल रहा है कि फाइनल गुड्स जो होते हैं ना वो रेडी टू यूज गुड्स होते हैं। ये वो गुड्स हैं जो सीधा इस्तेमाल करने के लिए रेडी हैं, इन्हें हम रेडी टू यूज या रेडी टू कंज्यूम गुड्स कहते हैं। ठीक है, आप जाओ और इसको सीधा इस्तेमाल करना चालू कर दो, इन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं। ये जैसे कस्टमर के हाथ में आते हैं, इसको फर्दर प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है ना? मतलब आपको ज्यादा इसको प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली बिस्किट का पैकेट है, आ गया, सीधा खा लो, इस्तेमाल करना है। अब आप इसको कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कुछ और कहना चाहता है, फाइनल गुड्स मे गेट ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग देयर कंजम्पशन बाय द अल्टीमेट परचेजर इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि फाइनल गुड्स जब एक कस्टमर के हाथ में आता है ना, कंजम्पशन के टाइम पे, जब उसको खरीदा जाता है, ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइनल गुड्स मे गेट ट्रांसफॉर्म, हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए ड्यूरिंग देयर कंजम्पशन बाय द अल्टीमेट परचेजर। होता क्या है बेटा, हमारे यहां पे ना बहुत ऐसे रीति रिवाज होते हैं कि बिस्किट्स जो है ना, अगर घर में आए हैं और अगर आप खाते खाते बोर हो गए तो उस बिस्किट की पुडिंग बना ली जाएगी, उस बिस्किट का केक बना लिया जाएगा। तो आपने क्या किया, उस बिस्किट से केक बना दिया और ट्रांसफॉर्म कर लिया ना उसको घर में आने के बाद। तो फाइनल गुड्स को कई बार लोग क्या करते हैं, सीधा इस्तेमाल करने की जगह उसका कुछ उल्टा पुल्टा और बना देंगे और उसके बाद उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे ओरियो है, ओरियो तो सीधा खाने के लिए बना है ना, लेकिन कुछ हमारे जोरदार शोरदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको मैगी के अंदर डाल देंगे, उसको ओरियो शेक के अंदर डाल देंगे। तुमने देखा होगा ना ओरियो वाली मैगी, ओरियो शेक बनाने के लिए उसका शेक बना देंगे, तो वो एक बार और ट्रांसफॉर्म हो गया ना। तो इसका मतलब ये पॉसिबल होता है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है,
बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है। हाँ, ये बोल रहा है M1 को कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, M1 की वैल्यू क्या होगी? तो M1 सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई होता है, जिसको हम कहते हैं CC प्लस DD प्लस OD। मैंने बहुत बार समझाया तुम्हें, CC प्लस DD प्लस OD यानी कि करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, नेट डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स, ये तीनों को ऐड करो, M1 आ जाएगा आपका। क्या क्या दिया हुआ है? CC दिया हुआ है, नेट डिमांड डिपॉजिट्स दिए कमर्शियल बैंक के साथ, और नेट टाइम डिपॉजिट दिए हुए। नेट टाइम डिपॉजिट्स M1 में नहीं आता। ठीक है, M1 में नहीं आता है ये। चलो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? इसको वैल्यूज को लिख लो। M1 के अंदर आएगा आपके पास 320 प्लस 260, और ये तो वैल्यू 0 दी गई है, तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया 580। तो M1 इज 580। 580 हो गया, कहां गया? ये रहा, हाँ 580, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, चलो, एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ नेशन। ये बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट होता है ना, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में दो हिस्से बने होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, ठीक है, और एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में जो बाहर से मदद मिलती है, जो बाहर से आपको एक्सटर्नल असिस्टेंस यानी कि कोई लोन मिल जाए, ऐसी कोई चीज मिल जाए, वो आपकी करंट अकाउंट के साइड आती है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। करंट अकाउंट में सिर्फ सामान का लेना देना आता है ना, सामान का लेना देना आता है। गिफ्ट अगर आपने कोई रिसीव किए हैं, आपने कोई सामान बेचा है ना, कोई सर्विस बेची है, सर्विस ली है, वो सारी चीजें करंट अकाउंट में आती है। कैपिटल अकाउंट में आता है ये करंट एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है बिल्कुल भी। और आपको वैसे तो मैंने बोला ही है, अगर असर्शन गलत होना तो एक ही ऑप्शन होता है जिसमें असर्शन गलत है। ठीक है, एक ही ऑप्शन होता है, बाकी सब में असर्शन ट्रू होता है। तो ज्यादा दिमाग ना लगा के आप वो सीधा ऑप्शन भी कर सकते हो, लेकिन चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। एक्सटर्नल असिस्टेंस इंक्लूड्स बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल लोन्स रिसीव्ड एक्सटेंडेड बाय नेशन। भाई ये बोल रहा है एक्सटर्नल असिस्टेंस यानी कि मदद जो है वो किसी एक देश से आती है तो उसे बायलैटरल कहते हैं, और मल्टीलैटरल कहते हैं अगर बहुत सारे देशों से आती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, नो डाउट मैं चलो तुम्हें बहुत सारी चीजें बता देता हूं उसके बारे में जो तुम्हें याद रखनी चाहिए। 1934 को इसका एक्ट आया, 1935 में आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1930, और हुआ भी कहाँ? मुंबई में हुआ। हर एक चीज बता देता हूं, नहीं सॉरी माय बैड, ये हुआ कैलकाटा में, कैलकाटा में हुआ। ठीक है, कैलकाटा में हुआ ये। फिर 1937 में परमानेंटली मुंबई शिफ्ट हो गया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, यानी कि अब ये फाइनली नेशनलाइजेशन है ना, नेशनलाइजेशन हुआ, यानी कि अब ये फाइनली गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। पहले ये प्राइवेटली ओन था। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको याद रखना। ऑप्शन नंबर आप देख लो, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा है, 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बेटा, चलो 10 क्वेश्चंस हो गए आपके एमसीक्यू खत्म। ये एमसीक्यू खत्म हुए, अब आपको चलना है सीधा सीधा अपने क्वेश्चंस के ऊपर। देखो, फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूमिंग देयर आर ओनली टू फर्म्स, दो ही फर्म है ए एंड बी विथ इक्वल जीवीए। अच्छा, इनकी जो वैल्यूज है जीवीए की वो दोनों इक्वल है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स की आपको वैल्यू बतानी है ऑफ फर्म ए। फर्म ए का डोमेस्टिक सेल्स निकालना है आपको। ठीक है, अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हमें पता है कि जीवीएएमपी जो है बी का ऑफ बी इज इक्वल टू जीवीएएमपी ऑफ ए, है ना, ये हमें पता है। अब चलो एक काम करो, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो तो तुम्हें पता चल जाएगा अच्छे से पूरा हिसाब किताब क्या है भाई। तो देखो, जीवीएएमपी ऑफ बी कैसे निकालोगे? जीवीएएमपी ऑफ बी आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया हुआ है? बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट है बेटा 1000, ये 1000 दिया हुआ है ना, माइनस इसका कहीं परचेजेस दिख रहा है क्या? ये देखो, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, नहीं तो फर्म ए ने लिया है, ये तो फर्म ए की परचेज है। परचेजेस बाय फर्म बी ने जो परचेजेस करी हैं फ्रॉम फर्म ए,
फर्म ए से जो भी खरीदा है वो कितना खरीदा है बेटा 250, ये रहा 250। तो हमारे पास कितना आ गया GVA-MP आ गया इसका 750, है ना, 750 इसका GVA-MP है। दैट मीन्स ये भी 750 है और ये भी 750 है, क्योंकि दोनों सेम है ना बेटा, दोनों सेम है, ये उसने बताया, दे आर इक्वल, दोनों इक्वल है। अब ये बोल रहा है डोमेस्टिक सेल्स निकालो। अब सेम प्रोसेस से हम GVA-MP ऑफ ए निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा घपला है, इसमें थोड़ा सा घपला है। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब मेरी बात को जरा समझना, वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमारे पास कुछ ऑप्शन होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोग सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन, है ना, प्लस चेंज इन स्टॉक से निकालते हैं, है ना। ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास इसके अंदर, है ना। सेल्स कितनी हुई, चेंज इन स्टॉक कितना और सेल्फ कंजम्पशन कितना किया, ये तीन चीजों से हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। लेकिन हमारे पास सेल्स में भी ना दो चीजें होती हैं, एक होती है डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स जो हमें निकालना है, ठीक है, और होते हैं एक्सपोर्ट्स, यानी कि सेल्स का जो अमाउंट है ना वो टोटल होता है। ये टोटल अमाउंट बता रहा है सेल का, कितना टोटल बेचा वो बताओ। इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, आपने अपने देश में कितना बेचा वो डोमेस्टिक सेल है, और जो एक्सपोर्ट, जो आपने देश के बाहर सामान कितना बेचा उसको बता रहा है। मतलब फॉरेन में कितना बेचा एक्सपोर्ट्स, देश के अंदर कितना बेचा वो डोमेस्टिक सेल्स। तो ये पूछ रहा है फर्म ए ने देश के अंदर कितना सामान बेचा उसको बताना है, ठीक है। हमें कैसे पता चला, कैसे निकालना है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू दी गई है तो हमें सेल्स की वैल्यू निकालनी रहेगी, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू माइनस कर देंगे, डोमेस्टिक सेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करें बेटा, देखो GVA-MP की वैल्यू तुम्हें पता है 750 है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमें पता है सेल्फ कंजम्पशन कहीं दिया हुआ है क्या, सेल्फ कंजम्पशन हमें कहीं नहीं दिया हुआ। चेंज इन स्टॉक कहीं दिया हुआ है क्या, चेंज इन स्टॉक क्या दिया हुआ है, देखो एडिशन टू स्टॉक ऑफ फर्म ए ये दिया हुआ है। तो हम ये कर सकते हैं सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन तो जीरो है तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक हमारे पास है बेटा 150, है ना, ये रहा 150 दिख रहा है तुम्हें, तो ये रहा भैया 150, है ना, 150 ये रहा तुम्हारे पास। बेटा फॉर्मूला ऊपर लिखा है, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं इधर, ठीक है। और हमने क्या किया, माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कहां गया इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये रहा परचेजेस बाय फर्म ए, ये कितना है 300, तो लो भैया इसको 300 कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 150 और ये 300 मिलके कितना हुआ, माइनस का 150, माइनस का 150 यहां पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 900, 900 है आपकी टोटल सेल्स। सेल्स कितनी है बेटा 900 है, ये 150 इधर से सॉल्व होके इधर आ जाएगा, 900 बन जाएगा। टोटल सेल्स आपकी 900 है। अब मैंने क्या बोला था, सेल्स अगर 900 है, एक्सपोर्ट्स कितने हैं 200, तो डोमेस्टिक सेल्स निकाल लो। देखो कितना है, सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो, सेल्स माइनस एक्सपोर्ट्स, है ना, सेल्स माइनस एक्सपोर्ट्स, सेल्स कितना था 900, 900 सेल्स है, माइनस एक्सपोर्ट्स कर दो, इधर ले आओ इसको, कितना हो गया ये कितना हो गया, हाँ 300 हो गया, नहीं 300 नहीं, सॉरी 200 हो गया, है ना, 200 हो गया, ठीक है। ये बच गया डोमेस्टिक सेल्स। ये डोमेस्टिक सेल्स कितना है आपका 700 इज योर डोमेस्टिक, हाँ 700 इज योर डोमेस्टिक सेल्स। आई होप कि आपको मैंने बहुत विस्तार से आराम से समझाया होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड, है ना, वैल्यू एडेड मेथड, सॉरी वैल्यू एडेड मेथड जो है आपका, वो आपका आया है, पूछा है। तीनों में से कोई भी एक मेथड तो पूछा जाएगा या उसके बारे में थ्योरेटिकली भी पूछा जाएगा, तो इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है बेटा। ये तुम्हारे पास पूरा सोल्यूशन है, चाहो तो इसको अच्छे से विस्तार से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तुम्हारे पास इसका CBSE वालों का वो दिया हुआ है सॉल्यूशन, वो भी तुम देख सकते हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, जो मैंने बताया वो वाला एक बार देख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व रेशियो एक्ट्स एज अ लिमिट टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रिएट। देखो क्या बोल रहा है, द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व रेशियो RR एक्ट्स एज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रिएट, ठीक है, बहुत बढ़िया बात बोली। रिजर्व रेशियो क्या है, रिजर्व रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स that every commercial bank must keep as a reserve and rest of the deposits can give as loan. Reserve ratio is fixed by central bank to avoid overlending by commercial banks. This is legally binding all commercial banks. Hence, statutory requirement of reserve ratio acts as a limit to amount
ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रिएट। देखो इसने जो बात बोली मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूं। मान लीजिए 1000 रुपए डिपॉजिट किए हैं बैंक में किसी ने, है ना, ये क्या किया है, डिपॉजिट किया है, ठीक है। अब सरकार ने बोला कि रिजर्व रेशियो जो है ना बेटा वो कुछ 20% होने चाहिए, है ना। 20% आपके पास जितने कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आएंगे उसमें से आप निकाल के रखोगे 20%। 20% यानी कि 200 रुपए निकाल के रखोगे, ठीक है, 200 रुपए निकाल के रखोगे। तो बचे हुए 800 का क्या होगा, ये बचा हुआ 800 जो है वो लोन पर दिया जा सकता है। कमर्शियल बैंक को अलाउड होता है ये 800 रुपए लोन पर देने के लिए। नाउ दिस शोज कि अगर रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा यानी कि 20 की जगह 30 हो जाएगा तो क्या हो गया बेटा, अब 300 रुपए रखना पड़ेगा, बचेंगे सिर्फ 700। तो 700 कम हो गए ना, अब लोन आप कम दे पाओगे। तो ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है ना, ये क्या करता है बच्चे, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट लिमिट कर देता है कि कितना क्रेडिट यानी कितना लोन दिया जा सकता है बैंकों के द्वारा, है ना, कितना समाज में इकोनॉमी में कितना लोन दिया जा सकता है, कितना क्रेडिट किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, वो बैंक डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक, जो कि रिजर्व रेशियो को डिसाइड करता है, ठीक है। जितना भी रिजर्व रेशियो बैंक आरबीआई डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिपॉजिट में से कुछ पैसा आपातकालीन स्थिति के लिए रखना पड़ेगा कि कल को बैंक अगर सारा पैसा लौटवा दे जनता का, क्योंकि जनता का पैसा है ना, तो लौटाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो उसके लिए रिजर्व्स मेंटेन करे जाते हैं। अगर इसकी अमाउंट बढ़ा दी जाए तो लोन का अमाउंट कम हो जाएगा, और इसका अमाउंट कम कर दिया जाए तो लोन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम वर्क करता है, ठीक है बेटा, समझ आया, आंसर आपके सामने है। नाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड सेवरल बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बहुत सारी बैंकिंग सर्विस देता है आरबीआई। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? एब्सोल्युटली अग्रीड बेटा, बिल्कुल। देखो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करती है ना, गवर्नमेंट को अगर कहीं पेमेंट करनी तो आरबीआई पेमेंट करता है। अगर आरबीआई गवर्नमेंट को अगर कहीं से पैसा लेना है तो आरबीआई एक्सेप्ट कर लेता है उसका पैसा, है ना। आरबीआई फाइनेंशियल एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। आरबीआई जो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो दोनों का पैसा मेंटेन करता है, ठीक है, सारी स्कीम्स को रेगुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, कई सारे फॉरेन से कोई पैसा आना है उसको ले लेता है, बहुत सारी चीजें जो है ना उसको मेंटेन करके चलता है। तो ये होता है आरबीआई का मेजर काम सरकार के साथ। तो देखो यस, आरबीआई सर्व्स गवर्नमेंट्स बैंक, सर्व्स एज अ गवर्नमेंट बैंक, सरकार का बैंक होता है। मैनेजिंग इट्स अकाउंट्स मैनेज करता है, रिसीव्स डिपॉजिट पैसा एक्सेप्ट करता है, पेमेंट करता है बिहाफ में, एक्सचेंजेस करता है, रेमिटेंस करता है, वेरियस बैंकिंग ऑपरेशंस करता है गवर्नमेंट के लिए, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इन एडिशन टू दिस ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए आरबीआई उधार भी दे देता है सरकार को कि सरकार स्मूथली काम कर सके, तो सरकार को उधार भी देता है। वो अलग बात है कि 90 दिन में लौटाना पड़ जाता है कई बार, है ना, ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर आरबीआई ने सरकार को लोन दिया है तो सरकार को 90 दिन में भी लौटाना पड़ सकता है पैसा। तो ऐसे कई सारे मेजर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये करता है, लेकिन लोन भी देता है सरकार को ये, ठीक है, जिससे कि अपना अच्छे से काम करता रहे और बिना कोई रुकावट के, ठीक है, सरकार अपनी काम करती रहे। तो ये अपना आंसर हो गया इधर, ठीक है बेटा। तो सरकार अच्छा खासा मदद लेती है आरबीआई का। चलो, मिसेस सारिका इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, बूढ़ी है ये, रिटायर्ड है, ठीक है, इस बात को याद रखना, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। एवरी मंथ शी अर्न्स रेंटल इनकम, हर बार ये रेंटल इनकम लाती हैं, ठीक है, रेंट मिलता है, मतलब कोई प्रॉपर्टी इन्हें दी होगी उसके बदले में इनको रेंट मिलता होगा। हाँ, लिखा भी है ना, फ्रॉम अ प्रॉपर्टी शी ओन्स। शी हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड फिक्स्ड डिपॉजिट विच प्रोवाइड हर विद इंटरेस्ट, मतलब एफडी करा रखी है जिसका इनको ब्याज भी मिलता है ना, एफडी करा रखी है, 8-9% का इनको ब्याज मिल जाएगा, मतलब 7-8-9% का इनको ब्याज मिलेगा इसका, है ना। 1 लाख रुपए रखा है तो 7-8 हजार रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, ओकेशनली शी रिसीव्स मनी, शी रिसीव्स कैश ट्रांसफर फ्रॉम हर फैमिली अब्रॉड। अच्छा, कुछ फैमिली इनकी बाहर रहती है अब्रॉड में, तो वो इनको कुछ पैसा भी भेज देते हैं। क्लासिफाई मिसेस सारिकाज इनकम एज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, गिविंग अ वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बहुत बढ़िया, ये पूछ रहा है कि ये क्या आपकी फैक्टर इनकम है, ये सारिका जी की फैक्टर इनकम है, या ये इनकी क्या है बेटा, ट्रांसफर इनकम है। बहुत बढ़िया सवाल है, मैं आपको इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करता हूं। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपने कोई काम नहीं किया लेकिन आपको पैसा मिल गया, जैसे कि इनके बच्चों ने बाहर से इनको पैसा भेज दिया जो अब्रॉड में रहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, जो पैसा अब्रॉड से मिल रहा है। कौन सा? फैमिली जो पैसा अब्रॉड से भेज रही है ना, जो कैश अब्रॉड से भेज रही है उसे हम ट्रांसफर इनकम कहेंगे। इनने कमाया नहीं, ये इनको मिला है, लेकिन जो इनको रेंट मिल रहा है,
जो इनको रेंट मिल रहा है, क्योंकि इन्हें अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है तो ये कुछ काम कर रही है ना, इससे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कुछ काम हो रहा है तो रेंट मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट में भी पैसा इन्हें रखा है, पैसा इन्हें रखवाया है, ठीक है बेटा, पैसा रखवाया है तो इंटरेस्ट जो मिल रहा है ना एफडी वाला जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा बेटा, आपका फैक्टर इनकम होगा। इन्होंने कुछ किया जिस वजह से इनको पैसा मिल रहा है, ये तो इनको बस मिल रहा है क्योंकि बच्चे कमा रहे हैं इसलिए, तो ये ट्रांसफर इनकम है, ये फैक्टर इनकम है, ठीक है बेटा। क्या ये क्लियर है? इसका अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहां पर ले सकते हो। देखो कैश ट्रांसफर रिसीव्ड इज अ, यहां पे लिखा होगा ना कहीं तो फैक्टर इनकम, हाँ सॉरी ट्रांसफर इनकम, ये देखो ये ट्रांसफर इनकम है। और क्या लिखा है? रेंट एंड इंटरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फैक्टर इनकम, तो ये तुम्हें पता है, यहां पर लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड मार सकते हो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, जीडीपी की वैल्यू कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल सेक्टर, सारे सेक्टर्स द्वारा जो खर्चा हुआ है उसको ऐड कर दोगे ना तो हम लोग जीडीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या बोल रहा है? इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एनी टू सेक्टर। अच्छा कोई दो सेक्टर बताओ जो कि खर्चा कर रहे हैं। देखो आप यहां पे गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ले सकते हो, यहां पे प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ले सकते हो, ठीक है। यहां पे आप नेट एक्सपोर्ट्स भी ले सकते हो, जो भी चाहो इसमें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चारों पॉइंट्स में चाहो जो भी लेना चाहो ले सकते हो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या बोलता है? जो घर के लोग, हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं उसकी बात करता है। नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है उसकी बात करता है। तो इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन सर्व्स हाउस होल्ड ऑन फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि कितना फाइनली एनपीओ ने या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस ने और कितना आपके जो हाउस होल्ड्स हैं इनने फाइनली कितना खर्चा किया उसको बता रहा है। दूसरा नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स क्या बता रहा है बेटा? इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, कितना आपने एक्सपोर्ट किया ओवर द इंपोर्ट्स, कितना आपने इंपोर्ट्स किया, उसके बीच का एक डिफरेंस वैल्यू बताता है, ठीक है। सरकार का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार कितना खर्चा कर रही है उसको भी बता सकते हो, है ना। फर्म्स कितना खर्चा करते हैं उसको भी बता सकते हो। तो ये आपके पास एक और ऑप्शन है, ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा? जैसे कि अपने पास फर्म्स वाला क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। चलो ठीक है, क्लियर है। चलो इसको एक बार फटाक से रीड कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा पढ़ लिया तुमने, अब देखो चलो इसको पढ़ते हैं। मिस्टर स्पेक्टर, अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ XYZ कंट्री, टुक अ 1 मिलियन लोन फ्रॉम ओवरसी बैंक टू एक्सपैंड हिज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मतलब एक XYZ कंट्री के एक व्यक्ति है मिस्टर स्पेक्टर ने $1 मिलियन का लोन लिया किसी बाहर के बैंक से, है ना, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ड्यूरिंग द सेम ईयर गवर्नमेंट ऑफ XYZ कंट्री, XYZ कंट्री कोई भी मान लो, यूएस मान लो, चलो, है ना, बोरोड $5 बिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से इनने $5 बिलियन का लोन लिया। मतलब मिस्टर स्पेक्टर ने तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लिया और ये कंट्री ने लोन लिया बाहर के इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड बैंक या IMF से, टू कवर द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट प्रिवेलिंग इन द कंट्री। अच्छा, पहले से जो नुकसान हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का उसको कवर करने के लिए सरकार ने, मतलब देश ने लोन लिया। क्या बोल रहा है? मिशिका इकोनॉमिक स्टूडेंट रीड द अबव इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाइड बोथ द ट्रांजैक्शन साइटेड एज ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। ये दोनों ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन उसने माना इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट of the XYZ country. Do you agree with Mishika's indication of underlining concept? No, we do not agree. हम अग्री नहीं करते। क्यों नहीं अग्री करते? उसका मेजर रीजन, ऑटोनॉमस जो आपके आइटम्स होते हैं या मैं ट्रांजैक्शंस बोलूं, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो किसी इकोनॉमिक मोटिव के लिए किए जाते हैं। इकोनॉमिक मोटिव यानी कि पैसा को कमाना है, सामान बेचना है या बिजनेस बढ़ाना है, ऐसा कुछ काम हो ना तो हम इकोनॉमिक मोटिव के लिए ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग करना था, बिजनेस का एक्सपैंड करना था, है ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना था, तो मिस्टर स्पेक्टर ने लोन लिया $1 मिलियन का। तो ये तो सही है, ये तो ऑटोनॉमस है, यानी कि मिस्टर स्पेक्टर वाला जो पॉइंट है, मिस्टर स्पेक्टर वाला जो पॉइंट है वो तो ऑटोनॉमस है। लेकिन सरकार ने जो लोन लिया है, जो सरकार ने, कंट्री ने जो लोन लिया है ना, कंट्री ने यानी कि सरकार ने जो लोन लिया है कितना? $5 बिलियन का,
$5 बिलियन का जो ये लोन लिया है, ये हमने कोई बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या अपने इकोनॉमिक मोटिव पैसा कमाने के लिए नहीं लिया है, ये तो हमने अपनी कमी को पूरा करने के लिए लाया है। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है ये बैलेंस हो पाए, ये इक्वल हो जाए, इसको बैलेंस करने के लिए हमने पैसा लिया है। तो इसे हम ऑटोनॉमस आइटम नहीं, इसे हम अकोमोडेटिंग आइटम कहते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम या ट्रांजैक्शंस कहते हैं, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए करे जाए। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के उस अकाउंट को आपको बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो जो भी कमी होगी आपके पास, यानी कि $5 बिलियन की कमी थी, तो आपने इसलिए $5 बिलियन उधार लिए इस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, इसे हम अकोमोडेटिंग आइटम कहते हैं, ठीक है, या ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो देखो यहां पर भी ये लिखा होगा, मिस्टर स्पेक्टर क्लासिफाइड द ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, तो ये तो सही है ना, लेकिन सच इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड आर जनरली प्लेस्ड विद एन इकोनॉमिक मोटिव, इकोनॉमिक मोटिव के लिए करे जाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक मोटिव के लिए करे जाते हैं। हाउएवर लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस केस कैन बी क्लासिफाइड एज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, इन्हें हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। कौन से? जो सरकार ने लोन लिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डेफिसिट या सरप्लस है उनको बैलेंस करने के लिए करे जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं और देखो 15th क्वेश्चन हमारे पास इमेज वाले क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बार बार बोला हुआ है इमेज क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। अच्छा अब इसमें आप समझो, इन्फ्लेशन का बलून है जिसको सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई तोप से गिराने की कोशिश कर रहा है, तोप मार के, है ना, वो गोला मार के। और ये गोले क्या है? रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और बैंक रेट। तो क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन एनी टू इंडिकेटेड मेजर टेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द हाईलाइटेड मैक्रो इश्यूज। देखो इन्फ्लेशन का बलून यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल करना है, गिराना है। तो कैसे करेंगे? रेपो रेट की मदद से। चलो तीनों में समझा देता हूं, जो मैं दो जो पसंद आए वो तुम कर लेना। रेपो रेट क्या होता है बेटा? कमर्शियल बैंक जो है ना, किससे? आरबीआई से लोन लेता है ना। तो आरबीआई से लोन लेता है, मान लो 1 करोड़ का लोन लिया आरबीआई से, बदले में क्या करता है? ये कुछ इसको सिक्योरिटीज रख देता है इसके पास, है ना, गिरवी तो कुछ रखना पड़ेगा। फिर जब इसके पास पैसा आता है तो ये वापस ये 1 करोड़ प्लस कुछ इंटरेस्ट लौटाता है, इंटरेस्ट लौटाता है जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, है ना, कुछ ब्याज देता है, ठीक है, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, यानी कुछ ब्याज देता है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? जो आरबीआई से लोन लिया था उस लोन के बदले में कुछ इंटरेस्ट पे करता है जिसको हम रेपो रेट कहते हैं। और जब ये लोन पे कर देता है तो बदले में इसको ये सिक्योरिटीज इसकी वापस मिल जाती है, इसको हम रीपर्चेजिंग टर्म भी कहते हैं। शॉर्ट में तुम्हें मैंने जल्दी से समझा दिया व्हाट इज रेपो रेट। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, अगर ये रेपो रेट 4% का है, ठीक है, तो जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को 4% ब्याज दे रहा है। अगर मान लो सरकार ने सोचा कि मैं इसको बढ़ाकर 5% कर देता हूं, है ना, 1% इससे ब्याज और लेने लग जाता हूं, तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। पहले 4% ब्याज देता था, अब 5% ब्याज देगा। कमर्शियल बैंक के जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? पैसा बनाने के लिए वो आम जनता, पब्लिक से भी क्या करेगा बेटा? ज्यादा इंटरेस्ट वसूलेगा, ज्यादा ब्याज लेगा। और अगर हमसे ज्यादा ब्याज लेगा, अगर हमारा वही लोन 6% का, 8% का, 12-15% हो जाए, तो हम क्या लोन लेंगे? हम लोन बिल्कुल नहीं लेंगे। तो हम क्या हो रहा है बेटा? हमारे पास पैसा इतने आसानी से आ नहीं रहा, लोन महंगे हो गए हैं और मनी सप्लाई धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। इस वजह से अगर हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो आप खर्चा कैसे करोगे? खर्चा नहीं करोगे तो ये जो महंगाई है ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। महंगाई क्यों बढ़ती है? कि प्राइसेस बढ़ने पर भी डिमांड कम नहीं हो रही है, तो इसलिए महंगाई बढ़ती जाती है। ठीक है, अब पैसा ही नहीं होगा हाथ में तो आप खर्चा नहीं कर पाओगे, प्राइसेस अपने आप कम हो जाएंगी। तो ये क्या होता है बेटा? सरकार क्या करती है? सरकार रेपो रेट बढ़ा देती है जिससे कि बैंक को ज्यादा ब्याज देना पड़े। बैंक आम जनता से ज्यादा ब्याज लेता है और हमें अगर लोन महंगा मिलेगा तो हम लोन नहीं लेंगे, पैसा नहीं होगा तो हम महंगाई कंट्रोल हो जाएगी अपने आप, खर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक गोली तो आपको रेपो रेट की पता चल गई। अब दूसरा समझ लो, दूसरा क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो बेटा ये रहा आरबीआई और ये रही हमारी इकोनॉमी। ठीक है, अब क्या होता है? हमें ना मनी सप्लाई को कम करना है। इकोनॉमी में हर आदमी के पास पैसा है, अभी हाथ में भी पैसा है सबके, तभी लोग खर्चा कर पा रहे हैं इस महंगाई के जमाने में भी। तो सरकार चाहती है पैसा ही खींच लो, हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो ये लोग कैसे खर्चा करेंगे? ठीक है, तो देखो होता क्या है,
रेपो रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकार क्या करती है, सरकार सोचती है कि मैं अपनी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देता हूं। क्या कर देता हूं बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देता हूं, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देते हैं। बदले में इकोनॉमी क्या करती है, इकोनॉमी में कौन खरीदता है इनको, कमर्शियल बैंक, आम जनता, ये सब लोग इनकी सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। और खरीदने का मतलब है बेटा यहां पर हमारी जेब से पैसा निकल जाता है, कैश चला जाता है, पूरा मनी चला जाता है। इनफैक्ट ये मैं लिख देता हूं, मनी चला जाता है बेटा पूरा का पूरा किसके पास, आरबीआई के पास। तो हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, मनी का जो सप्लाई है, मनी का जो सप्लाई है वो हो गया कम, और पैसा अगर हाथ में नहीं है तो क्या हम खर्चा कर पाएंगे, एब्सोल्युटली नॉट, महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो बेटा, सरकार सिक्योरिटीज को सेल करती है, लोग खरीदते हैं, पैसा हाथ से चला जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है जो कि है बैंक रेट। बैंक रेट का भी सिस्टम सेम है बेटा। बैंक रेट जो है बेटा लॉन्ग टर्म लोन होता है। कमर्शियल बैंक को अगर ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो पब्लिक से भी ज्यादा पैसा लिया जाएगा, है ना, पब्लिक से भी ज्यादा पैसा वसूला जाएगा, ज्यादा ब्याज लिया जाएगा। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट है, यही वाला सेम कॉन्सेप्ट है, पर ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, ये लॉन्ग टर्म लोन का ब्याज होता है, ठीक है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन पे लगता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन पे लगता है। तो बैंक रेट अगर ज्यादा ब्याज मांगेगी कमर्शियल बैंक से आरबीआई, तो उनको ज्यादा देना पैसा देना पड़ रहा है, कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो वो हमसे भी ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे। और हमें अगर लोन महंगा मिलेगा तो हम कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, हम ना लोन लेंगे, मनी सप्लाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये हुआ आपका थर्ड वाला पॉइंट भी। तीनों में से जो समझ आए वो आप लिख सकते हो, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया हुआ है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 16वां क्वेश्चन। ये है बेटा, क्या बोल रहा है, सपोज इन एन इकोनॉमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी इज 0.8। अच्छा, एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा, एमपीएस 0.2 हो जाएगा, है ना। तो देखो, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ 1000 करोड़। अच्छा, गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया, विच लेड टू मैनी फोल्ड इंक्रीज हुए इन नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अच्छा, के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने पास एमपीसी दिया हुआ है, 1 माइनस एमपीसी से, 1 माइनस एमपीसी से मतलब कितना हुआ, 1/1 माइनस 0.8 यानी कि 1/0.2, इसका मतलब हो गया 5। तो के की वैल्यू कितनी हुई बेटा, 5 हो गई, है ना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, मिसिंग वैल्यू ऑफ 1 and 2, 1 and 2 की वैल्यू निकालनी है अपने को, मिसिंग वैल्यू, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे बेटा, इसको भी निकाल लेते हैं आसानी से। देखो हमारे पास क्या है, के की वैल्यू है, तो के की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो 1000 दिया हुआ है, देखो इधर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है चेंज इन इनकम, तो अपन चेंज इन इनकम चेंज इन वाई से निकाल सकते हैं, और के की वैल्यू अपने को दी गई है, यानी कि 5 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन 1000, है ना। 1000 यहां पहुंच जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन इनकम का वैल्यू मिल गया 5000। क्यों, 1000 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5000 आ जाएगा। चेंज इन इनकम आपको मिल गया, ये कितना हो गया बेटा, 5000, ठीक है, 5000। अब क्या कर सकते हो, अब आपको निकालना है चेंज इन कंजम्पशन, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन निकालना है। एमपीसी का वैल्यू दिया हुआ है, और एमपीसी को कैसे निकालते हैं अपन बेटा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालते हैं चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम से, ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम से। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, एमपीसी का वैल्यू दिया है 0.8 और एमपीसी, अच्छा इधर लिख देता हूं, इसका वैल्यू दिया हुआ है बेटा 0.8 और कंजम्पशन तो निकालना है अपने को, चेंज इन कंजम्पशन, है ना। और नीचे हमारे पास कितना है, 5000 हमारा क्या है बेटा, चेंज इन इनकम है, तो नीचे लिख दो 5000। जब 5000 को आप 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो चेंज इन कंजम्पशन आपका आ जाएगा 4000। तो 4000 इज योर आंसर। तो आपको ये भी मिल गया, तो देखो चेंज इन कंजम्पशन आपको 4000 मिल गया, तो आपको ये दोनों पॉइंट भी हो गए। तो ऑल बोथ दीज क्वेश्चंस आर करेक्ट, ये दोनों मिल गए अपने को, ठीक है बेटा, समझ आया। नाउ बोल रहा है सम ऑफ द, अच्छा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, सम ऑफ द एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, sum of average propensity to consume and average propensity to save is always equal to 1। ये बोल रहा है कि APC प्लस APS का जो जो वो है टोटल है वो 1 के बराबर होता है। अच्छा, ये हमें क्या करना है,
या मे जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, तो भैया देखो यहां पर ऑटोमेटिकली दिया हुआ है इनकम जो होती है ना, उससे दो ही चीज होती है, या तो आप बचाते हो या तो आप खर्चा करते हो। तो इनकम जो है ना दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, दैट इज कंजम्पशन और सेविंग्स। जो भी आप खर्चा करोगे और जो भी आप बचाओगे वो आपकी इनकम के अंदर होगा। जैसे कि आपकी अगर इनकम 100 है तो आप 50 अगर खर्चा करते हो तो 50 बचाते होगे, है ना। तो आप इनकम का दो ही चीज तो करोगे, या तो खर्चा करोगे या बचाओगे। तो उसी प्रकार यहां पर चल रहा है। अब देखो इसको अगर मैं एक डेरिवेटिव फॉर्म में निकालूं तो यहां पे सबको अगर मैं इक्वेशन सबको एक सेम इनकम से अगर डिवाइड कर दूं तो देखो क्या होगा, इनकम से इनकम डिवाइड हो गई तो 1 आ जाएगा। कंजम्पशन से नीचे इनकम आया तो क्या हुआ, इसे अपन क्या कहते हैं, एपीसी कहते हैं। सेविंग्स अपॉन इनकम क्या होता है बेटा, एपीएस होता है। तो हेंस प्रूव हो गया कि एपीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, thus sum of average propensity to consume and average propensity to save is always equal to 1। हमने डराइव भी कर दिया इसको, चाहो तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अब आ रहे हैं लास्ट पार्ट्स पे हम लोग हमारे। सपोज इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमिक, इमेजिनेटरी इकोनॉमी है यहाँ पे, पीपल सेव 20% ऑफ देयर एडिशनल इनकम। अपनी एडिशनल इनकम का 20% ये लोग बचा रहे हैं, यानी कि एमपीएस जो है वो 20% है। तो 20% 0.2 भी कहा जा सकता है। ठीक है, एक्स आंट इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा, वो 100 है, मतलब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स आपके 100 है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम स्टैंड्स एट 700, तो 700 आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। अब बोल रहा है कैलकुलेट करो डिस सेविंग्स एट 0 लेवल ऑफ इनकम। देखो सारी वैल्यूज तुम्हें पता है, एमपीएस तुम्हें 0.2 पता है, एक्स आंट इन्वेस्टमेंट तुम्हें 100 पता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तुम्हारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 700 है। तो यू ऑलरेडी नो कि तुम्हारा जो यहां पर सेविंग्स है वो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स के बराबर होता है। ठीक है, S इज इक्वल टू आई। और S को तुम कैसे निकाल सकते हो, उसका आप अगर याद रखो, मैंने आपको सिखाया था क्लासेस के अंदर भी, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे, माइनस सी बार प्लस एमपीएस यानी कि 1 माइनस बी इंटू इनकम, इनकम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये आप फॉर्मूला लगा दोगे ना, सारा आपके सामने आ जाएगा। देखो S इज इक्वल टू आई, सी बार माइनस सी बार आपको निकालना है, जो कि डिस सेविंग्स को बताता है ना, ये डिस सेविंग्स को बताता है बेटा, जो कि अपन को निकालने को बोला हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, एमपीएस, एमपीएस तुम्हें पता है कितना है बेटा, 0.2, जो मैंने अभी तुम्हें बताया। इनकम कितनी है तुम्हारी 700, तो 700 इंटू 0.2 करोगे, 0.1 जो होता है वो 70 होता है, 0.2 हो जाएगा 140। 140 तुम्हारा माइनस 100 कितना होगा बेटा, -40, यानी कि तुम्हारी जो डिस सेविंग्स है ना वो 40 है बेटा, है ना। तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स थे 100 के, तुम्हारे उसके बाद कितना बेटा, तुम्हारा ये 140 आया, माइनस किया 40 रिमाइंडर बचा, दैट इज योर डिस सेविंग। ये तुम्हारा डिस सेविंग बता रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपने पास, डिफाइन एफिशिएंट डिमांड। एफिशिएंट डिमांड को बताओ, एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू अटेन द लेवल ऑफ एफिशिएंट डिमांड इफ एक्स आंट डिमांड इज मोर देन एक्स आंट सप्लाई। अच्छा देखो, एफिशिएंट डिमांड क्या है उसके बारे में बात करते हैं, और ये केस बोल रहा है इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन ये करना है कि आपकी जो प्लान्ड डिमांड है वो ज्यादा है और आपकी जो प्लान्ड सप्लाई है वो थोड़ी सी कम है, मतलब इससे कम है। तो होगा क्या, अब प्रोड्यूसर्स जो है वो लोग ज्यादा एम्प्लॉयज लाएंगे, ज्यादा रिसोर्सेज बढ़ाएंगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि भैया ये जो सप्लाई है वो बढ़ सके। मतलब मान लो अगर डिमांड 100 है और सप्लाई 80 है, तो प्रोड्यूसर सोचेगा कि लोग ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे भी अब ज्यादा बनाना पड़ेगा जिससे कि मैं वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाऊं कि जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतनी ही मैं सप्लाई कर पाऊं। उसे हम एफिशिएंट डिमांड करते हैं, यानी कि जितना मांगा है उतना ही प्रोवाइड किया है, उसे हम एक एफिशिएंट डिमांड कहते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है बेटा, इसको एक बार समझ लो। एफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू अ लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये वो एग्रीगेट डिमांड है विच कैन बी मेट बाय दी करस्पॉन्डिंग एग्रीगेट सप्लाई, कि जितना मांग रहे हैं लोग उतना ही हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि लोग ज्यादा मांग रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एक्स एंट मतलब प्लान्ड, लोग ज्यादा डिमांड करने की सोच रहे हैं, एक प्लानिंग चल रही है। देन द सप्लाई, कि जितना प्रोड्यूसर सोच रहा है कि डिमांड 80 होगी लेकिन कस्टमर्स जो है वो डिमांड 100 चाहते हैं, तो 20 की कमी है ना, तो क्या करेगा आदमी, यहां पर हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं बेटा, प्लानिंग ज्यादा कर रहे हैं कंज्यूम करने की, जितना फर्म चाह रहा है प्रोड्यूस करना। इस सेंस में इन्वेंट्रीज को बढ़ाने के लिए, मतलब जो कम पड़ गई है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा बेटा, डिजायर्ड लेवल पे पहुंचाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, या तो इंक्रीज कर देगा आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, जिससे कि क्या करेगा वो इस सप्लाई को कर पाए। दिस मैकेनिज्म विल कंटिन्यू टिल
इक्विलिब्रियम इज रीइंस्टेटेड एंड एफिशिएंट डिमांड कैन बी रिस्टोर्ड। एफिशिएंट डिमांड यानी कि जैसे जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई थी। अब मान लो जनता ने सोचा हम ज्यादा डिमांड करेंगे, तो अब प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, भैया इसको मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे तभी जाके वो एफिशिएंट डिमांड कहलाएगी। ठीक है, तो ये इसका मेजर कंक्लूजन था बेटा। ठीक है, नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट है। ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, इंग्लिश हो सके तुम्हें थोड़ी शायद लगे कि बहुत डरावनी सी है, लेकिन बहुत सिंपल बातें लिखी है इसके अंदर। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल पूछा है, तो घबराना नहीं है इंग्लिश को देखकर। रेफर द गिवन टेक्स्ट केयरफुली। Revenue receipts of an union government of India consisting of tax revenue and non-tax revenue increased year on year from 14% in a financial year 2023 and 24 with a robust growth in tax and non-tax revenues. पहली लाइन क्या बोली है, सरकार के जो नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि फाइन्स, पेनल्टीज, ये सारे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, डिविडेंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सारे जो होते हैं, ये सब, और टैक्स रेवेन्यू जैसे कि सरकार कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब सारे टैक्स आपसे लेती है, जीएसटी वगैरह लेती है, ये सारे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब सरकार के पास उनकी इनकम बढ़ती जा रही है, टैक्स से भी और नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी। ठीक है, in spite the global trend of widening fiscal deficit and increasing debt burden, India has remained on the course of fiscal consolidation in the post COVID period, मतलब कोविड के बाद significant fiscal consolidation could be achieved largely due to beyond government revenues. The favorable fiscal performance in the financial year 2023-22 emerged as the cornerstone of India's macroeconomic stability. मोटा मोटी बात ये कहा गया है कि बेटा हम लोगों क्या रेवेन्यू बढ़ते गए हैं, हमने पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, उस चक्कर में ना दुनिया में तो फिस्कल डेफिसिट और लोन बढ़ता जा रहा है देशों पे, हम लोग फिर भी थोड़ी ठीक हालत में कोविड के बाद वाली स्टेज से। ठीक है, तो इसमें ये वाली बात कही इसने, ये बोल रहा है द फिस्कल डेफिसिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 6.4% ऑफ जीडीपी in the financial year 2022-23 to 5.6% GDP in the financial year of 2023-24 according to the data released by Office of Controller General of Accounts। देखो क्या बोल रहा है, फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि आप कितना कमा रहे हो और आप कितना खर्चा कर रहे हो, उसमें आपने कितना ज्यादा खर्चा कर दिया या कितना आपने कम कमाया, उसको बताता है। ठीक है, तो हमारा पहले जो कमी थी, हम ज्यादा जो खर्चा कर रहे थे वो अराउंड 6.4% के अनुसार कर रहे थे जीडीपी की वैल्यू के, है ना, कि इतना हमें कम पड़ रहा था देश को चलाने के लिए, कि 100 रुपए कमाते हैं और 150 रुपए खर्चा कर देते हैं, तो 50 रुपए कम कमा रहे हैं ना, तो जीडीपी का जो भी वैल्यू था उसका 6.4% हमारे पास कम होते थे, जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब ये वैल्यू कम हो गई है, हमारे जो डिफरेंसेस है ना खर्चे और इनकम के, पहले ज्यादा थे, अब खर्चे और इनकम का डिफरेंस कम हो गया है। पहले अगर अभी 100 कमाते थे, पहले 100 कमाते थे और 150 खर्चा करते थे, तो अब 100 कमा रहे और 120 खर्चा कर रहे हो, मतलब खर्चे कम हुए आपके, है ना। बेसिकली खर्चे कम नहीं हुए, सॉरी, देखो 150 तो अभी भी खर्चा ही है, अब आप 100 नहीं कमा रहे हो, अब आप 120 कमा रहे हो या 130 कमा रहे हो, आपने अपनी इनकम बढ़ा दी, इस वजह से आपका ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होता हुआ दिख रहा है। यहां पे हमने खर्चे कम नहीं किए, खर्चों को थोड़ा कंट्रोल किया है, लेकिन इनकम ज्यादा बढ़ा ली। पहला पॉइंट यही तो बोला ना, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस अकाउंट ऑफ रेजिलिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इंक्रीज कंप्लायंस मेट दैट द टैक्स रेवेन्यू जनरेटेड एक्सीड द बजटरी एस्टिमेट्स, कि जितना हमने सोचा था ना कि टैक्स हमें कमा कर देगा साल भर में, उससे ज्यादा कमा कर दिया है, मतलब इनकम अच्छी कमा रहे हैं हम लोग। ठीक है, additionally higher than budgeted non-tax revenue in the form of dividends from the Reserve Bank of India has buffeted revenue receipts। buffeted revenue receipts यानी कि सरकार ने ना बहुत अच्छे, आरबीआई ने देखा सरकार को बहुत अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, जो कंपनीज काम कर रही है सरकार की वो अच्छा पैसा कमा कर दे रही हैं, तो रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन टू रिस्ट्रेन्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, आप खर्चा भी कम कर रहे हो, देखो इनकम बढ़ गई, खर्चा कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो गैप कम होता जाएगा ना। दीज बॉयंट रेवेन्यूज एंश्योर्ड लोअर डेफिसिट। सिंपल सी बात है, आप अपनी इनकम बढ़ा दो और खर्चों को कम कर दो तो गैप कम हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। चलो जी, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। दो टाइप की रेवेन्यू रिसीट्स क्या है बेटा,
रेवेन्यू रिसीट्स एज इंडिकेटेड इन द अबव टैक्स। रेवेन्यू रिसीट हमारे पास दो प्रकार की जो ऊपर मेंशन करी, एक तो टैक्स रेवेन्यू, एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू वो सरकार का पैसा है जो कि टैक्स मांगने पर या टैक्स लिया जाता है और उससे बनता है सरकार को। जैसे कि एक इंसान को जीएसटी से पैसा गवर्नमेंट को जीएसटी से पैसा मिलता है, वो भी टैक्स रेवेन्यू है। सरकार को इनकम टैक्स से पैसा मिलता है, वो भी टैक्स रेवेन्यू है। सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनी से टैक्स लिया जाता है, इससे भी पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये सारे जितने तरह के टैक्स है ना, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमका टैक्स, ये सब क्या होते हैं? ये टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होते हैं। टैक्स से कमाया हुआ पैसा टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू वो पैसा कमाया है जो टैक्स की मदद से नहीं कमाया। जैसे कि आपने हेलमेट नहीं पहना तो चालान पे करना पड़ेगा, सरकार को उससे पैसा मिलता है, चालान से, फीस से, पेनल्टी से। कोर्ट के अंदर अगर आपका कोई केस हो रहा है, अगर आपको पेनल्टी पे करनी है तो वो पैसा किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है। अगर तुम्हें पासपोर्ट बनवाना है तो 2000 रुपए लगते हैं, आधार कार्ड के लिए शायद कुछ पैसा लगता है, पैन कार्ड के लिए 500 रुपए लगते हैं, तो ये सारा पैसा किसके पास जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 500-1000 रुपए लगेंगे, तो ये पैसा किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है। ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। एस चीट्स, स्पेशल असेसमेंट्स, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिससे नॉन टैक्स रेवेन्यू, डिविडेंड्स, ये कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे सरकार पैसा कमाती है जो टैक्स नहीं होता है। इंटरेस्ट, ये भी पैसा कमाने का तरीका है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ। दूसरा बोल रहा है elaborate the reason behind reduction in the fiscal deficit। फिस्कल डेफिसिट कम होने के पीछे का रीजन क्या है? 2023-24 में, 23-24 में, इस वाले ईयर में फिस्कल डेफिसिट कम क्यों हो गया? ये 6.4% से 5.6% क्यों हो गया? क्योंकि सरकार के रेवेन्यू बढ़ते गए, मतलब सरकार के रेवेन्यू बढ़ गए, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, आप इनकम ज्यादा कमाने लग गए। और दूसरा, आपने अपने खर्चों को कम कर लिया। जैसे आपने अपने खर्चों को कम किया और आपने अपने रेवेन्यू, इनकम को बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस ही बात है फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। एंड दैट इज योर आंसर। यहां पर दिया हुआ होगा, देखो ये तो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, ये आपका इसका पार्ट है। फिस्कल डेफिसिट डिक्लाइन ड्यू टू रोबस्ट ग्रोथ इन डायरेक्ट एंड नॉन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ड्रिवन बाय रेजिलिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इंप्रूव टैक्स कंप्लायंस। फर्दर, higher than anticipated non-tax revenue, particularly dividends from the RBI, boosted overall revenue receipts। भाई डिविडेंड्स मिलने की वजह से बहुत ज्यादा रेवेन्यू बढ़ गया सरकार का, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया। इन एडिशन टू दिस, कंट्रोल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चे भी कम किए, और ये सब कंट्रीब्यूट करता है फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। एंड दैट वाज योर पार्ट ए ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा, मजा आया होगा। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 2 पे, जो कि है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी, अब बात करेंगे पार्ट 2 की, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ये थ्योरी रिलेटेड पार्ट है और इसमें आपको डेटा रिलेटेड चीजें भी पूछी जाएंगी। जिनको ये पसंद है ना, उनको तो बहुत मजा आएगा। दूसरी चीज, इसका पैटर्न भी आपको कुछ वैसा ही मिलेगा। 10 एमसीक्यू होंगे, 3 मार्क, 4 मार्क और 6 वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसका भी पार्ट पूरा 40 मार्क्स का है। थ्योरी पसंद होना हो भाई, लेकिन 50% वेटेज है, तो इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली। द गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड टू फर्दर प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स by throwing open to the field open to the private sector and joint sector mutual fund। यानी कि गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है म्यूचुअल फंड्स को और ओपन स्पेस दे दी है प्राइवेट सेक्टर को, प्रमोट कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड, बचा रहे हैं अब किसको? इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग पब्लिक। अच्छा, जो जनता पैसा लगाएगी म्यूचुअल फंड में, उनको बचाने के लिए, एंड टू एनकरेज अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, a comprehensive set of guidelines is being evolved for the operation of all mutual funds। अच्छा, कुछ गाइडलाइंस ला रहे हैं क्योंकि उनको म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज कर रहे हैं। मतलब मोटा मोटी बात जो है ना, अगर आपको इंग्लिश बहुत हैवी लग रही हो तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। आप एक्चुअल क्वेश्चन समझो पहले। एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द सेक्टर। सेक्टर कौन सा है ये पूछ रहा है। In which aforesaid reform was introduced and choose the correct option। भाई एक बात ये बताओ, जब म्यूचुअल फंड की बात हो रही तो इंडस्ट्री तो नहीं होगा, टैक्स भी नहीं होगा, फॉरेन ट्रेड भी नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है ना, फाइनेंशियल मार्केट होगा। भाई जब पैसों से बात आ रही है, स्टॉक्स की बात आ रही है, म्यूचुअल फंड की बात आ रही है, तो फाइनेंशियल मार्केट है। तो अगर मान लो कोई चीज ना भी पसंद आए, ना भी समझ आए, कोई बात नहीं बेटा, फाइनेंशियल मार्केट आंसर मार देना, क्योंकि इसमें फाइनेंस रिलेटेड बात ही हो रही है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा लॉजिक भी लगाना है अपने को। ठीक है, चलो। Dash maintained a monopoly control over India's export and import
while the rest was allowed with a few other country। देखो हमारे इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया था किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड था, ये हमारा राइट आंसर है। अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मोर देन 50% ऑफ दी हमारे जो ट्रेड्स थे वो तो हम सीधा सीधा करते थे किसके साथ? ब्रिटेन के साथ करते थे। कोई भी चीज बनाओगे 50% के आसपास ट्रेड तो ब्रिटेन ही करता था अपने साथ। बचे हुए अगर कोई ट्रेड करने तो आप हर किसी के साथ नहीं कर सकते भाई साहब। ब्रिटेन के राज में आपको बताया जाता था कि आप बचे किसी कुछ देशों के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हो। कौन देश है वो? तो चाइना था जिसके साथ हम ट्रेड कर सकते थे। श्रीलंका जो आज जाना जाता है उसको हम पहले सिलियन कहते थे, उसके साथ ट्रेड कर सकते थे। और पर्शिया यानी कि ईरान, ये कुछ 3 देश थे जिनके साथ हम ट्रेड कर सकते थे अदर देन ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन के द्वारा ये सेट किया गया था मोनोपोली। क्लियर बच्चे, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या है? सबसे पहले क्या ये इंटेंजिबल है? बेटा किसी की स्किल को आप छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते, तो इंटेंजिबल हुआ ना, जिसका कोई मास नहीं है, बस आप उसको फील कर सकते हो कि किसी के पास स्किल है ना, तो आप उसको फील कर पाओगे। अच्छा गाएगा तो सुन सकते हो आप, ठीक है। दूसरा है इम्परफेक्टली मोबाइल, बिल्कुल सही बात है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा नहीं सर स्किल्स तो ट्रांसफर हो सकती है ना, जैसे कि हम ट्रांसफर कर देंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, मूव नहीं करता है स्किल इतना आसानी से। जैसे मैं आपको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। सामान को मुझे इस तरह से दिल्ली पहुंचाना है, मुंबई से दिल्ली पहुंचाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? ले भाई कोरियर वाले को बोलूंगा बिना आनाकानी के सामान उठेगा और अपने आप चला जाएगा वहां पे, वो डिलीवरी कर देगा बॉय, कोई नाटक नहीं होगा। लेकिन एक इंसान को बोलूंगा किसी और शहर जाने को, तो बोलेगा अरे मेरे बीवी बच्चे यहां रहते हैं, मेरा परिवार यहां है, मेरा पूरा घर यहां है, वहां मैं कैसे सेटल होऊंगा, वहां पे उतनी सैलरी नहीं मिल रही है। तो बेटा इतना आसान नहीं होता मूव करना किसी स्किल को, तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है। आज तुम्हें मैं बोल दूं कि तुम्हें यूएस शिफ्ट होना है, मजा आ रहा होगा कि भाई यूएस जाएंगे, लेकिन क्या इतनी आसानी से शिफ्ट हो जाओगे? नहीं, तो थोड़ा समय लगता है, थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो इट्स नॉट परफेक्टली मोबाइल, इट इज इम्परफेक्टली मोबाइल। हो जाएगा लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, इजी नहीं है इतना। इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, भाई शाहरुख खान और उसकी एक्टिंग जो है वो मैं अलग अलग कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो दीपक कलाल है और उसका नौटंकी है वो दोनों अलग अलग कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है दे आर नॉट सेपरेबल, दे आर सेम एंटिटी। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, मैं मार्क क्यों कर रहा हूं, दिया तो है आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दीज गिवन बिलो। देखो अब तुम्हें ये सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, तो इनको अच्छे से करके जाना। सबसे पहला बोल रहा है इंडियन रूरल क्रेडिट सिस्टम वॉज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड विद एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। बोल रहा है इंडियन जो रूरल क्रेडिट सिस्टम है वो उसने काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लिया, काफी बेहतर हो गया, क्योंकि हमने कुछ इंप्लीमेंट किया टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अच्छा यहां पे ना टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स का मतलब है आपने जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया उसमें आपने अब नए तरह के सीड्स का इस्तेमाल करे थे जिनका नाम था HYV सीड्स। तो HYV सीड्स की मदद से हम अब बेहतर प्रोडक्शन करने लग गए। जो नॉर्मल सीड्स से हम एक खेत पे 1000 किलो उगाते थे, अब HYV सीड्स की मदद से हम उसको 3000 किलो बना पा रहे हैं। तो मतलब आप काफी ज्यादा उगा पा रहे हो सेम जमीन पर, ठीक है। तो ये ना बेटा इसने काफी ज्यादा एग्रीकल्चर को बढ़ाया, और एग्रीकल्चर को बढ़ाने से रूरल क्रेडिट सिस्टम काफी ज्यादा बढ़ गया। जैसे कि अब आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो फाइनेंशियल सेक्टर जो उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी है तो वो भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि एक सेक्टर में अगर उसका मेन बिजनेस बढ़ता है तो आसपास के बाकी फैसिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, ठीक है बेटा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टुवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग। भाई सिंपल सी बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से, उसके बेहतर होने से, प्रोडक्शन बेहतर होने से लेंडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम भी बेहतर होता गया। क्योंकि अब सरकार को भी और गवर्नमेंट को बैंकिंग सिस्टम को भी ये भरोसा हो गया था कि लोग अब ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे तो हम इसको आसानी से लोन दे सकते हैं, क्योंकि वो चुका देगा। पहले तो क्या ना बहुत डर था कि आप किसी को पैसा दे दो किसानी के लिए, और वहां पे तो ओरिजिनल अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है ना, कीड़े लग गए, फलाना चीज हो गई, इतना नहीं उग पाया तो पैसा ना लौटा पाए, कर्जे में रह जाए, पैसा डूब जाए, इसलिए वो प्रॉब्लम आता था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। Owing to the efforts of Dash, the Indian government initiated modernization of informal sector enterprise। अच्छा कई बार कुछ क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे ना कि सर ये पता नहीं क्या पूछ रहा है, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। मुझे एक बात बताओ, ये बोल रहा है owing to the efforts of, अब कोई एफर्ट मार रहा है, क्या मार रहा है एफर्ट? द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड
मॉडर्नाइजेशन मतलब आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो, कुछ नया ला रहे हो, नई सोच, नया काम कर रहे हो, किस चीज के ऊपर? इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर। इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि वो लोग जहां पे 10 से कम लोग रहते हैं, है ना, वो इनफॉर्मल सेक्टर कहलाता है। अच्छा, ऐसे लोग जैसे चाय की दुकान, है ना, जैसे कि कोई पंचर की दुकान, ये इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। जनरली 10 लोगों से कम लोग होते हैं इसके अंदर। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चैप्टर की भी काउंटिंग कर लूं, या चैप्टर की काउंटिंग छोड़ो, तो मैं एक बात बताओ, इसमें कोई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई बात हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जैसी कोई बात हो सकती है स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड? एब्सोल्युटली नॉट। अरे तुम मुझे एक बात बताओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कोई पैसों से रिलेटेड ऐसी कोई बात दिख रही है कि इनफॉर्मल सेक्टर में? एब्सोल्युटली नॉट। तो क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। भैया इनफॉर्मल सेक्टर और लेबर का कनेक्शन दिख रहा है ना, तो आप बिना सोचे समझे इसको मार्क कर सकते हो। ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी आप आंसर कर सकते हो, बहुत दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया? तो दिस इज समथिंग यू कैन आंसर एंड एब्सोल्युटली आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे आप लोगों को लगेगा कि यार फंस गए यार, ये तो ऐसा नया नया सा लग रहा है, कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सेम है, 2 क्वेश्चन करा चुका हूं ऐसे मैं भी आपको। चलो देखो आंसर सही है अपना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 8 डिफरेंट इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल डिविजन्स। अच्छा, ये 8 आपके पास कुछ इंडस्ट्रीज है जिनको अपन को कुछ डिविजन्स में बांटना है। फॉर सिंप्लिसिटी द वर्किंग पर्सन्स एंगेज्ड इन दीज डिविजन्स कैन बी क्लब्ड इनटू 3 मेजर पार्ट्स सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। पढ़ा हुआ है भैया, है ना? हमें क्या करना है, इनको बांटना है 3 सेक्टर में। इन द लाइट ऑफ गिवन टेक्स्ट प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स। अच्छा, इनने तीनों नहीं पूछा, इनने पूछा है कि प्राइमरी सेक्टर में इन 8 में से कौन सा आने वाला है? एग्रीकल्चर विदाउट अ डाउट प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री के अंदर आता है, बिल्कुल होता है। माइनिंग भी उसी के अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, समझ आया? मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी है, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई भी आपका सर्विसेज में आ जाता है। कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी हो गया, ट्रेड ट्रांसपोर्ट सर्विस ये सब सर्विस हो गया। ठीक है, टर्शरी सेक्टर हो गया। दैट मींस आपके पास 2 ही ऑप्शन है, दैट इज 1 एंड 2, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, तो इस पे आप बिना देखे बिना सोचे समझे मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने की वजह से और पॉपुलेशन के बहुत बढ़ जाने की वजह से, एक्सप्लोशन का मतलब होता है फटना, तो पॉपुलेशन ना अचानक से हमारे देश में बहुत बड़ी है। वैसे तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है 1921 के बाद से, जिसको हम द ग्रेट डिवाइड कहते हैं, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। उसके बाद से हमारी पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती गई है, लेकिन हमारे साथ उसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया, इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इट रिलेट टू डैश, डैश हुआ भाई साहब, क्या हुआ? अच्छा, रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्स, डिक्रीज इन डिमांड। देखो डिमांड तो कभी डिक्रीज नहीं हुई हमारी। डिक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, अरे वो तो बढ़ता जा रहा है भैया, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ रही है ना, कम थोड़ी हो रही है, तो थर्ड पॉइंट भी गलत हो गया। डिक्रीज इन एनवायरमेंटल क्वालिटी, बेटा वो तो हो ही रही है, लेकिन इससे कोई इसका रिलेशन है नहीं। सॉरी, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज इन डिक्रीज तो हो रहा है ना, डिक्रीज तो हो रहा है, इंक्रीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इंक्रीज इन द एनवायरमेंटल क्वालिटी। इंक्रीज इन द एनवायरमेंटल क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं हो रही भाई, क्वालिटी खराब ही होती जा रही है, इंक्रीज तो नहीं हो रही है। ठीक है, समझ आया? तो हम ये कह सकते हैं द रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्स। बट सर ये कैसे हुआ? रिवर्सल क्या है? देखो, जब ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, है ना, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, यानी कि उसके सप्लाई बहुत ज्यादा थी बेटा। ठीक है, और डिमांड उस टाइम पे बहुत कम थी। जब लोग कम रहा करते थे तो भैया नेचर से भी हम कम चीजें लिया करते थे, जितने फ्रूट्स जितने वेजिटेबल हमें चाहिए होते थे वो सप्लाई से कम ही होते थे, है ना। नेचर हमें बहुत देने के लिए रेडी है, लेकिन हमारी डिमांड कम थी क्योंकि लोग कम थे, है ना। इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ गई और लोग ज्यादा हो गए, ये चीज उल्टी हो गई। अब सप्लाई कम हो गई है दोस्त और डिमांड बढ़ती जा रही है। हमारे देश को देख लो, 140-45 करोड़ लोगों को हैंडल करना मुश्किल होता जा रहा है। हर किसी के लिए खाना पानी राशन का बंदोबस्त करना भैया बस की बात नहीं है सारे देशों की, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे देशों के लिए जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है, फ्रॉम द सेट ऑफ टर्म गिवन इन कॉलम 1 करस्पॉन्डिंग फैक्ट्स गिवन इन कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर को चूज करिए। देखो एनिमल हस्बेंड्री,
एनिमल हस्बेंड्री और इनकम इंस्टेबिलिटी इन इनकम, इसका कोई खास रिलेशन नहीं दिख रहा। एनिमल हस्बेंड्री तो मतलब बेसिकली एनिमल्स की ब्रीडिंग के लिए होता है ना, उनकी कुछ ब्रीडिंग के लिए होता है, तो वो तो भैया मिक्स्ड नहीं ये नहीं होना चाहिए। फिर फिशरीज, फिशरीज के लिए इंस्टेबिलिटी है इनकम में, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक सही आंसर दिख रहा है मुझे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। देखो हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया था, हमने व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में बात किया, हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में बात किया, फिशरीज के बारे में बात किया, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात किया, डेयरी फार्मिंग के बारे में बात किया, बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया। हॉर्टिकल्चर वॉज रिलेटेड टू बी कीपिंग, हनी से रिलेटेड, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल का। और रियल लाइफ में भी आई नो फ्यू पीपल जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और अच्छे अच्छे फ्रूट्स जो हैं बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास बहुत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, ठीक है, इसलिए हम लोग इतने बड़े देश और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल भी कर पा रहे हैं दोस्त, ठीक है, समझ आया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है बेटा। अरे इनने ऑप्शन ही गलत कर दिया, बताओ। चलो ठीक है, तीसरा, हाँ ये वाला, ठीक है, ये इनने एक डंडा नहीं लगाया था, आंसर गलत हो जाता है। तो चलो एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, डैश is the measure being taken to create orderly and transparent marketing condition। अच्छा, ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन और ऑर्डरली आपको क्रिएट करना है। मतलब बेसिकली अब ना यहां पर ये बोल रहे हैं कि एक, ये जहां तक मुझे लग रहा है ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, मतलब रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट है। इसमें ये बोल रहा है कि हमारे ना यहाँ पे रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर जो सिस्टम है ना वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में था ही, उसके साथ साथ जो मार्केट जहां पे ये सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं उनका भी रेगुलेशन करना जरूरी था। उसका रीजन ये है कि जो व्यक्ति, किसान बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है, उसको उतना दाम ही नहीं मिलता है ना। सारे बीच में मैनिपुलेटर्स जो होते हैं, बीच में जो मिडिल ट्रेडर्स होते हैं, ये सारा पैसा खा जाते हैं। तो सरकार ने सोचा कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो बीच में ट्रेडर्स हैं, जो वहां पे एजेंट्स हैं, इन सब की एक कमिटी बना दो, है ना, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दो, पारदर्शी कर दो। जो रेट होगा सबके सामने डिसाइड होगा, जो रूल्स होंगे वो सबके सामने डिसाइड होंगे, जिससे कि हर एक आदमी को पता हो, हर एक आदमी अग्री करे बिजनेस के लिए, है ना, कि किसान को अच्छा रेट मिले मार्केट में, ट्रेडर को नुकसान ना हो, वो भी एक अच्छा रेट दे किसानों को। तो उसके लिए रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए, यानी कि कुछ रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स बनाए, ठीक है, कुछ रूल्स बनाए, कुछ रेगुलेशंस बनाए, उससे बेहतर तरीके से काम चलता रहा हमारे इस पूरे सिस्टम का, ठीक है बेटा। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन मेट विद मेनी प्रॉब्लम्स लाइक सीवर ड्रॉट एंड कन्फ्लिक्ट विद रशिया। वो तो जाहिर सी बात है, सीवर ड्रॉट में कुछ 30 मिलियन लोगों की जान भी गई थी बेटा, ठीक है। इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मकसद ये था कि हम बैकयार्ड्स में काफी सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप करें और खूब सारा प्रोडक्शन करें, है ना, लेकिन वो बहुत सीवियरली फेल हो गया और उसके साथ साथ सीवर ड्रॉट के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। इनफैक्ट रशिया के साथ कन्फ्लिक्ट होने के बाद जो रशियन इंजीनियर्स और जो फिलांथ्रोपिस्ट और बहुत सारे लोग आए थे इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए चाइना में, वो भी कन्फ्लिक्ट के बाद चले गए थे, तो इनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। अंडर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कम्यून लैंड्स वर अलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स फॉर ओनरशिप। अरे ओनरशिप थोड़ी थी दोस्त, ओनरशिप थोड़ी थी, ओनर थोड़ी बनाया था। Who were allowed to keep all post-tax income। हाँ ठीक है, ये बात ठीक है। In the light of given statement, choose the correct option from the following। देखो पहला स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि बहुत सारे 30 मिलियन लोग मर गए थे और रशिया के साथ कंफ्लिक्ट हुआ था, जिसके बाद रशियन जो आए थे इंडस्ट्रियलिस्ट वो भी चले गए थे वापस, है ना। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए, कम्यून सिस्टम जो था ना बेटा वो एक ऐसा सिस्टम था जहां पे आप ग्रुप बनाते थे और बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रोड्यूस करने के लिए देते थे, लेकिन हुआ क्या ना, इसमें आपने ओनरशिप नहीं दी थी। ऐसा नहीं बोला था, सरकार क्या बोलती थी कि भाई खाली जमीन दिख रही है तो उस पे तुम लोग काम करो, उस पे खूब अनाज उगाओ, खूब तुम एग्रीकल्चर करो, उसके बदले में हमें थोड़ा सा टैक्स पे कर देना, बच्चे वो पैसे रख लेना। इन्होंने रेंट पे, एक तरह से लीज पे, रेंट पे दिया था इन जमीनों को, ओनर नहीं बनाया था। आप उसके ओनर नहीं हो खाली जमीन के, वो सरकारी जमीन है जो कि रेंट पर गई हुई है, ठीक है, ऐसा बोला गया था। तो दे वर नॉट दी ओनर, सो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन सही है बॉस? ऑप्शन नंबर ए, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, ठीक है। चलो जी, पाकिस्तान वाज मेंटेनिंग अ हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मोमेंटम ऑफ 6.3% till 1990s, however it lost its track of economic growth falling to 5.3% between 2015-17। do you agree? yes, absolutely agree। बेटा क्या हुआ था, पहले ना एग्रीकल्चर सिस्टम जो था पाकिस्तान का,
पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से उनके यहाँ भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो ऑब्वियस ही बात है जीडीपी बढ़ेगा ना यार। तो यही तो बता रहा है, जीडीपी ग्रोथ हुई उनके देश में, है ना। काफी उनके यहाँ भी 5 ईयर प्लान्स आए थे जिनने स्टार्टिंग में इनिशियली काफी प्रमोट किया, जीडीपी इनका अच्छा खासा दिख रहा था। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में बहुत सारे झोल है, जैसे कि वहां पे टेररिस्ट अटैक हुए, चलो वो तो ऐसी चीजें हैं जो कि अपन किताब में मेंशन नहीं कर सकते, है ना, आंसर में भी मेंशन नहीं कर सकते। बट कुछ चीजें क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आपने सोशल साइंस में पढ़ा भी था कि मिलिट्री कूप हुआ था, है ना। ऐसे कई सारी चीजें हुई, मिलिट्री ने पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा कर लिया, मिलिट्री रूल आया, कई सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज है कि भाई इलेक्शन हो के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चूज होता है, वहां के एमएलएस डिसाइड होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका से नहीं होता है, वो जो भी डिसीजन लेते हैं उनको मिलिट्री की परमिशन लेनी पड़ती है, मिलिट्री का अधिकार चलता है वहां पे। तो ऐसे देश में आपका हैम्पर तो होगा ना इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो हुआ। दूसरा, उसके बाद पाकिस्तान वाज रनिंग देयर इकोनॉमी ऑन रेमिटेंस ऑफ अब्रॉड, कि रेमिटेंस जो अब्रॉड से मिल रहा है, पैसा जो अब्रॉड से आ रहा है, जो मदद बाहर से आ रही है, उस पर आप अपनी इकोनॉमी चला रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा इंडिकेटर तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको गिरना ही था, आपकी ग्रोथ गिरनी ही थी। तो यही हुआ। यस, पाकिस्तान मेंटेन्ड अ हेल्थी ग्रोथ रेट टिल 1990 owing to introduction of various policies like green revolution and import substitution। इन्होंने भी import substitution किया, देश का ही बना हुआ सामान इस्तेमाल करोगे, बाहर से कुछ नहीं मंगाना है आपको। However, later faced slowdown to the magnitude of 5.3% between 2015-17 due to several interconnected factors such as agriculture growth भी इनका थोड़ा हैम्पर हुआ, food supply which were largely dependent on favorable harvest rather than systematic process of टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखो वहां पर क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर ना नेचुरली क्लाइमेट पे बहुत डिपेंडेंट था, वहां पे टेक्नोलॉजी या फिर इन सब चीजों की मदद से एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे थे। तो आप जब तक प्रकृति पे डिपेंडेंट हो तो उसी हिसाब से उसी स्पीड से काम होगा बॉस। अगर टेक्नोलॉजी के साथ करोगे थोड़ा जल्दी कर पाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा डाउनफॉल में आ गया। दूसरी बात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो मैंने आपको बताया, एक्सेसिव रिलायंस ऑन रेमिटेंस, बाहर की मदद से तुम डिपेंडेंट हो, पूरा देश चला रहे हो, तो ऐसे थोड़ी चल सकता है देश। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड, बाहर से मदद ले रहे हो, ठीक है। सिग्निफिकेंट हिंडर्ड पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान की प्रोग्रेस तो हिंडर होना ही था, ठीक है बेटा। चलो जी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो भैया जी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एडवर्ड बार्बियर कह रहे हैं डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये होता है कि आज की जरूरतों को हम पूरा ऐसे करें कि फ्यूचर की जरूरतें ना हैम्पर हो जाए, रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब आगे बोल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है विच इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विथ, वो किससे कंसर्न्ड है, इंक्रीजिंग द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर एट द ग्रास रूट लेवल। ये बोल रहा है कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना वो कुछ ऐसा है कि आप जब पुअर लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करते हो तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट माना जाएगा। कि यार बहुत अच्छी बात बोली इसने भी कि यार जब गरीब आदमी को आप पढ़ा लिखा देते हो, उसके मेडिकल फैसिलिटीज का ध्यान रख लेते हो, उसको बेसिक हाइजीन सैनिटेशन दे देते हो, उसको अगर थोड़ी सी इनकम बढ़ा देते हो कि वो थोड़ा कमा सके, तो सिविलाइज्ड बन जाता है ना। गरीबी रेखा में बहुत लोग कचरा फैलाते हैं, पेड़ काट देते हैं, नदी के अंदर कचरा फेंक के उसको नाली बना देते हैं, तो ये सब चीजें हमारे एनवायरनमेंट को खराब ही करती हैं। अगर आपने थोड़ा सा उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर दिया, वो समाज में रहने लायक बन गया, सिविलाइज्ड हो गया, तो अपने आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है जी। तो यहां पर यही बात लिखी है, देखो क्या लिखा है, पहले तो इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझा दिया। इट इज टू सीक बेसिक नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। वही मैंने बोला, आज की जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज मत कर देना, ठीक है, उनकी जरूरतों को। एज पर एडवर्ड बार्बियर, इट मस्ट बी यूज्ड टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर थ्रू मेजरेबल इंक्रीज इन इनकम, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड सैनिटेशन। यही मैंने आपको बोला कि आप इन सब के एजुकेशन हेल्थ केयर का ध्यान दे दो तो ये थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे। और क्या करना चाहिए, इट शुड बी रिड्यूस्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग लाइवलीहुड्स व्हाइल मिनिमाइजिंग रिसोर्स डिप्लीशन। भाई लाइवलीहुड बढ़ाओ, इनका बेहतर करो, है ना, गरीबी हटा दो और रिसोर्सेज जो खत्म होते जा रही हैं उनको बचाओ, उनका डिप्लीशन कम होने दो, एनवायरमेंट को हार्म मत होने दो, और उसके साथ कल्चरल डिसरप्शन एंड सोशल इंस्टेबिलिटी इनको भी रोको, तो आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। ठीक है, सही बात है भाई, लोगों को अगर आपने पढ़ा लिखा दिया, सिविलाइज बना दिया, तो बेहतर तरीके से एनवायरमेंट को ट्रीट करेंगे, सब स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर्ड वर्कर। देखो ये और क्वेश्चन में है, तो आप चाहे तो उसको ऑप्ट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो।
ये एक इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चाहो तो इसको भी कर लेना। देखो सिंपल सी बात है, ज्यादा नेता मत बनना, जो इजी सवाल लग रहा है ना तुम्हें उसे वो करना। हार्ड क्वेश्चन कर, कुछ लोगों में ना रेस चलती है कि मैं हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो भैया मेरे मजे मजे हो जाएंगे। अबे भाई जब है इजी क्वेश्चन तो इजी कर लेना। सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर में क्या अंतर होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड वो व्यक्ति है जो खुद पैसा लगाए, खुद काम करता है और खुद पैसा बनाता है, उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। जैसे कि किराने की दुकान वाला, खुद की दुकान वाला, खुद का बिजनेसमैन होता है कोई, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी। जैसे खुद की नाई की दुकान है, खुद की पंचर की दुकान है, खुद का कोई काम होता है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। हायर्ड वर्कर क्या होता है? हायर्ड वर्कर यानी कि किसी और को रखा है अपने काम पे। जैसे कि रिसेप्शन पे जो लोग बैठते हैं वो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, है ना। वॉचमैन किसी और के लिए काम कर रहा होता है, ये लोग हायर्ड वर्कर्स कहलाते हैं। तो पीपल हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। स्वाभाविक सी बात है, खुद की एक सीमेंट की दुकान है ऐसा बोल रहा है। दूसरा हायर्ड वर्कर क्या है? किसी और के लिए काम कर रहे हैं भाई साहब, अनदर पर्सन या अनदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। एग्जांपल, बहुत सारे एम्प्लॉइज दूसरों के लिए काम करते हैं। ठीक है बेटा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज। भाई जैसे रेलवे आया तो उसने इंडियन इकोनॉमी को दो इंपॉर्टेंट वेज में क्या किया बेटा? अफेक्ट किया। ठीक है, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। अच्छा ये बोल रहा है कि अब बताओ कैसे किया। तो देखो, जब हमारे पास रेलवे आया है ना, 1850 में रेलवे जब आया, तो 1850 में वो भी बता देता हूं, ठाणे से ट्रेन चली थी, है ना, कुछ 40 किलोमीटर की ट्रेन थी, 40 से 60 किलोमीटर की ट्रेन थी। वो 1850 में सबसे पहली ट्रेन चली थी, है ना। और ट्रेन के आने से क्या फायदा हुआ? धीरे धीरे फिर वो रेलवे नेटवर्क बढ़ता गया। वी हैव 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो रेलवे नेटवर्क ने क्या किया? हमारे देश के बहुत सारे ऐसी जगहें जो कि बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, जहां पे सूखा पड़ जाता है, जहां पे भुखमरी आ जाती है, ऐसी जगहों से भी जहां रेलवे नेटवर्क गया, तो पहला तो फायदा यह मिला कि जहां भी भुखमरी है, जहां पर सरप्लस में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बने हुए हैं, वहां से सामान लाकर ऐसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या बेचा जा सकता है, या पे प्रोवाइड किया जा सकता है जहां पे सूखा पड़ा हुआ है, जहां पे लोगों की जान जा रही है। तो खाने की कमी देश में किधर भी ना हो, तो रेलवे नेटवर्क ने वो फायदा दिया। दूसरा, एक बहुत कन्वीनियंट और बहुत सस्ता, चीप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल गई। ऐसे तो बैलगाड़ी की मदद से तो भाई लोग इतना समय लग जाता है कि आपसे चिट्ठी पहले पहुंच जाएगी कबूतर की, लेकिन आप नहीं पहुंच पाओगे। तो जो ट्रेन है ना, उसने बहुत इजी मीडियम दे दिया। लोग अपना सामान ले लेके दूसरे शहर में बेचने चले जाते थे, आसानी से एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर लेते थे और बहुत सस्ते दामों पे। तो ये सब चीजें ना उसमें प्रमोट करी गई। ऑल्सो ये रेलवे नेटवर्क्स ने क्या किया बेटा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया। भले ही ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन जब ये देश छोड़कर गए तो हमारे भी आज काम आता है रेलवे नेटवर्क। आप सोचिए, रेलवे नेटवर्क कैंसिल हो जाए, अभी तो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही, तो उसके लिए कितना हंगामा चल रहा है। रेलवे नेटवर्क में अगर रेलवे नेटवर्क थोड़ा सा क्रैश हो जाए, कुछ ट्रेन कैंसिल हो जाए एक साथ बहुत सारी, तो हंगामा हो जाएगा, क्योंकि देश रुक जाएगा बेटा। सामान के साथ साथ इंसान, हर एक आदमी ट्रैवल करता है और कंटिन्यूअसली करता रहता है। ठीक है बेटा, तो ये एक इसका मेजर फंक्शन है। या आप पढ़ सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप बहुत आसानी से कर सकते हो और आपकी जो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हो। ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा फेमाइन वगैरह भुखमरी है, तो वहां पे वो सामान पहुंच सकता है। काम करने के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, ट्रेड कर सकते हो आप। ठीक है, चलो जी, और वाला क्वेश्चन एक और है। तो देखो क्या बोल रहा है, एक चार्ट दिया हुआ है, बोल रहा है इंफॉर्मेशन को केयरफुली रीड करो। ठीक है, तो ये बोल रहा है 1921 से 1930 और 1941 टू 1950 एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ। 2021 में 26 साल 11 महीने औसतन एक आदमी जीता था। वही 10 साल बाद, है ना, 10 या 20 साल बाद 32 साल 5 महीने जीने लग गया। यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप सोचो कितनी शॉकिंग है भाई। एक आदमी मात्र 26 साल 11 महीने जिएगा और एक आदमी 32 साल 5 महीने जिएगा, मतलब 20 साल बाद थोड़ी सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, है ना। कितनी बढ़ गई बेटा? 5 साल 6 महीना बढ़ गई। ये यहां पे इंक्रीज बता रहा है कितनी बढ़ गई है अगले 20 साल में। ठीक है, फिर बता रहा है 20 से 30 साल जो भी है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज 10। अच्छा, 10 साल की उम्र तक में कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी? तो बोल रहा है 36 ईयर एंड 5 महीना और 29 साल। ठीक है, ठीक है, तो अब ये चीज समझ पाए, तो इसमें कितना बढ़त हुआ बेटा?
2 साल 7 महीने का इसमें बढ़त हुआ। तो ले दे के हम ये समझ पा रहे हैं कि कुछ समय बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी बढ़ रही है ना। नाउ सेंसस ऑफ इंडिया 2021 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डेमोग्राफिक इंडिकेटर गिवन इन द अबव टेबल। अब सिंपल सी है, इसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, है ना। कि भाई एक आदमी कितना औसतन जिएगा उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कहते हैं। दूसरी चीज, लिस्ट एनी 2 सच डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। ऐसे कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर बता दो जो कि पॉपुलेशन के बेसिस पे बनाए जाते हैं। बेटा आप बहुत सारे लिख सकते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपिंग रैंकिंग, लिटरेसी रेट, ठीक है, उसके साथ लिबर्टी इंडेक्स, उसके साथ आप इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मेटर्नल मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, मतलब कितनी सारी चीजें लिख सकते हो। उनमें से कोई भी दो उठा के चिपका देना, जो आपका मन करे, जो आपके दिमाग में आ जाए वो सब चिपका देना, इधर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। मींस ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से कोई भी दो नहीं लेना आप। स्टेट द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया एंटर्ड इन 1921। अच्छा 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है ना, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों कहा जाता है? सिंपल सी बात है, 1921 को 2 हिस्सों में काटा गया है। देखो ये है इसका फर्स्ट फेज, ये इसका फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ था ना, वो बढ़ रहा था, कम हो रहा था, बढ़ रहा था, कम हो रहा था, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था। किसी साल बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, बहुत ज्यादा ही मतलब थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, किसी साल पॉपुलेशन कम हो जाती थी, फिर बढ़ जाती थी, फिर कम हो जाती थी। तो ये फ्लक्चुएशन पहले फेज में यानी कि 1921 से पहले होते रहते थे। लेकिन 1921 के बाद, जो कि हम इसको सेकंड स्टेज बोलते हैं, इस सेकंड स्टेज में बेटा क्या हुआ, सेकंड स्टेज या सेकंड फेज बोल लो, है ना। सेकंड फेज में क्या हुआ बच्चे, यहां पर पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ती गई और आज कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये आज तक बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, तो हम इसे सेकंड स्टेज बोलते हैं। तो स्टेट द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया एंटर्ड इन 1921। 1921 में तो सेकंड स्टेज में आ गया था, इससे पहले की बात करते तो फर्स्ट स्टेज होता। तो वी एंटर्ड दी सेकंड फेज, ठीक है बेटा। सेकंड फेज में हम लोग एंटर करें। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है सेकंड स्टेज या सेकंड फेज, लिख लो, जो भी लिखना है लिख लो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट बोल दिया, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये हमारे पास 3 जो आंसर थे जो मैंने आपको बताया वो यहां पे, ठीक है। अब चलो आ रहा है 31st क्वेश्चन। इंडिया हैज बीन अ पार्ट ऑफ मेनी रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स सच एज G20, सार्क, ब्रिक्स। देखो मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें कि इनको एक बार पढ़कर जाना, ये क्या होते हैं, थोड़ा लिख के आना इसके बारे में, और इसके बारे में जरूर आएगा तुम्हें, ठीक है। ये मैंने पहले ही बोला था, सैंपल पेपर में भी आ गया एंड आई हैव रिपीटेड इट मल्टीपल टाइम्स। तो यू शुड, इसका एमसीक्यू भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, पहले भी आया हुआ है। इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। ये बोल रहा है कि G20, सार्क, ब्रिक्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे ग्रुपिंग बनाना क्यों फायदेमंद है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, कोई भी देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। इंडिया को ऑयल की जरूरत पड़ती है तो हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें रशिया से बुलवाना पड़ता है ऑयल, ठीक है। रशिया को बहुत सारी चीजें होंगी वो कहीं और से बुलानी पड़ती होंगी, यूएस को बहुत सारी चीज, यूएस भी एनर्जी फ्यूल तो वही नाटक करता है वो डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा, लेकिन वो भी फ्यूल जो है किससे मंगवाता है, रशिया से मंगवाता है। तो ऐसे लेकर आप देखो तो हर एक देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ऊपर से क्या होता है, तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, किसी एक देश पे वॉर होती है तो कुछ सपोर्ट में और देश आ जाते हैं। तो ग्रुपिंग जो होती है ना, वो क्या करती है बच्चे, ग्रुपिंग एक यूनियन बनाती है। जैसे यूरोप अगर आपको घूमने जाना हो ना, तो आप एक देश का वीजा लो और बाकी सारे देश घूम लो। तो एक ग्रुपिंग की वजह से इतना कन्वीनियंट हो जाता है ट्रैवल करना। तो एक ग्रुपिंग जो है ना काफी ज्यादा फायदा पहुंचाती है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना हो, आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना हो, अगर आपको वर्ल्ड पीस बनाना हो, हर एक देश दूसरे देश से अच्छे से ट्रेड कर पाए, तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये ट्रीटीज, ये ग्रुपिज्म करना ही पड़ेगा। आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। अब जैसे यूएस ने टैरिफ्स बढ़ा दिए, यूएस ने इंडिया के साथ थोड़ा सा खट्टे रिलेशन अगर हो गए, तो इंडिया ने क्या किया, रशिया के साथ अपने टाइज बना लिए, चाइना के साथ अपने टाइज बना लिए। तो होता है ना, दुश्मन का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ऐसा कुछ रहता है ना, समझ गए ना तुम मेरी बात। तो सिंपल सी बात है। तो ये ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं। किसी की वीकनेस,
किसी और के साथ मिलने पर उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो ये सब चीजों से हमें काफी फायदा होता है और इसलिए हम लोग ये बनाते रहते हैं, वर्ल्ड पीस लाने के लिए, ट्रेड करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो रीजनल ग्लोबल जो ग्रुपिंग्स होती हैं, लाइक ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुपिंग्स प्ले वाइटल रोल इन डेवलपिंग नेशंस। अगर देश को डेवलप करना है तो ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, देश को प्रोटेक्ट करना है तो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, है ना। Pursued by their neighboring nations to better comprehend their own strength and weakness, their neighbors. Moreover, in the unfolding process of globalization, as developing nations face competition not only from developed nations but also amongst themselves, such groupings help them to flourish well in a शेयर्ड एनवायरमेंट। हाँ, सिंपल सी बात है, जब साथ में अगर काम करते हो तो बेहतर तरीके से डेवलपमेंट कर पाते हो और बेहतर तरीके से काम कर पाते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बेटा ये स्पेशली डिजाइंड जोन होते हैं और इनके यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून भी अलग होते हैं। क्या होता है इधर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे बंजर इलाकों में बनाए जाते हैं जहां पे कोई नहीं रहना चाहता, ना कोई काम करना चाहता है। क्यों किया जाता है? सरकार ये सोचती है कि हर आदमी को अपना बिजनेस मुंबई में डालना है, हर आदमी को अपना बिजनेस दिल्ली में डालना है, बैंगलोर में डालना है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में डालना है। तो क्या देश के 4-5 शहर ही ग्रो करते रहे, ये आपस में यही शहर जो है आगे बढ़ते रहे और बाकी देश का कोई भी कोना डेवलप ना हो, ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो सरकार ना बिजनेस को एक मीठी टॉफी देती है कि भाई सुने काम कर, तो अगर देश की बाउंड्री पे जाकर, जहां पे बंजर इलाका है, जहां पे कोई नहीं रहता, वहां पर अगर जाके अपनी फैक्ट्री डालेगा ना, तो मैं तुझे पानी का सप्लाई फ्री दूंगा, मैं तुझे बिजली का बिल कम लूंगा तेरे से, और तेरे को टैक्स में भी मदद करूंगा, टैक्स भी तेरे से कम लूंगा। अब अगर राजी है तो बता, कोई भी बिजनेस पैसा बचाने के लिए काम करेगा तो क्या करता है बेटा, जाता है और अपना बिजनेस फैक्ट्री वगैरह सब यहाँ पे खोल लेता है। उधर उनको और मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। अब जैसे ही वहां पे फैक्ट्रीज खुलती हैं तो लोग जाके रहने लग जाते हैं और वो बंजर इलाका अब सिविलाइज्ड हो जाता है, अब अर्बनाइज्ड हो जाता है। अब वहां पे बहुत लोग रह रहे हैं, जो बंजर इलाका जहां कोई नहीं रहना चाहता था, अब वहां पर भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो बड़े बड़े शहर है ना, इन पर प्रेशर नहीं होता है। अब यहां से निकल के कंपनीज ऐसी जगहों पर भी डेवलपमेंट करती है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए भी बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा, समझ आया? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेफर द गिवन इमेज केयरफुली। ठीक है, तो हमारे पास पैनल ए है, पैनल बी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इमेज। गिवन इमेज के बेसिस पे हमें आंसर करना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल ए एंड पैनल बी। अच्छा देखो, पैनल ए में आई कैन सी पीछे इंडस्ट्रीज है और यहां पर ना ये कुछ मतलब क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। मतलब ये ना कन्वेंशनल फार्मिंग को बता रहा है। कन्वेंशनल फार्मिंग यानी कि ऐसी फार्मिंग जो कि थोड़े मॉडर्न तरीके की फार्मिंग है, इंडस्ट्रियलाइज तरीके से फार्मिंग कर रहे हो आप, केमिकल्स की मदद से, फर्टिलाइजर्स की मदद से, वो भी केमिकल फर्टिलाइजर की मदद से आप यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हो बड़े बड़े बिजनेसेस करने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप किसानी कर रहे हो, बड़े बड़े केमिकल का इस्तेमाल करके आप उगा रहे हो सामान बहुत अच्छे से। ये थोड़ा पुराना, देखो तितली दिख रही है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी इधर है, इधर देखो जंगल में खेती हो रही है, दैट मींस ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है। इमेज को केयरफुली रीड करके आप ये थोड़ा अंदाजा लगा पाओगे। यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स भी नेचुरल हैं, जैसे कि नीम के पानी से आप यहाँ पे पेस्टिसाइड कर रहे हो कि कीड़े ना लग जाए, ठीक है। आप जो है मैन्योर जो है, खाद जो है वो भी नेचुरल तरीके से ला रहे होगे, है ना, फर्टिलाइजर्स भी नेचुरल होंगे। तो ये सब तरीके से यहाँ पर काम होता है, ठीक है बेटा। तो ये कन्वेंशनल और ये आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। अब क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन एनी वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल बी ओवर पैनल ए। अच्छा, ये बोल रहा है कि पैनल बी की क्या एक फायदा और क्या एक नुकसान है कंपेयर टू पैनल ए, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या फायदे हैं, तो ये बोला जा सकता है कि जितना भी केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पे, तो केमिकल क्या करता है बेटा, केमिकल जो है ना शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। किसी भी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की जो शेल्फ लाइफ होती है, उसकी जो लाइफ होती है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि जो कीटाणु, जो बैक्टीरिया फल को सड़ाते हैं ना, सब्जी को सड़ाते हैं, आप केमिकल की मदद से उसको मार डालते हो, लेकिन उस केमिकल के साथ साथ मतलब उस बैक्टीरिया के साथ साथ न्यूट्रिशन भी मर जाते हैं और आप केमिकल खा जाते हो, है ना। जिस केमिकल का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया नहीं पनप पा रहा है, अगर आप वो खाओगे तो आपके अंदर भी तो बैक्टीरिया है बहुत सारे, तो वो भी नहीं पनपेंगे, वो भी खराब हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। तो सेम वे आपको भी हार्म करता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको शुद्ध देता है, एकदम शुद्ध देसी चीजें देता है, जो कि हष्ट पुष्ट जो चीजें होती है ना वो मिलेंगी आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में, लेकिन कन्वेंशनल फार्मिंग में वो नहीं मिलेगा। तो एक एडवांटेज ये रहा। दूसरा डिसएडवांटेज वही ले लो, इस पे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन कम होता है और डर होता है कि सामान जल्दी सड़ेगा।
तो प्रॉफिट उतना ना बन पाए, पैसा ना कमा पाए, और रिस्क बहुत होता है जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो जो पुराने तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं ना, वो पैसा कम बना पाते हैं, क्योंकि ज्यादा सामान उगेगा नहीं, और उग गया तो उसकी टेंशन है कि भैया सड़ जाएगा, तो जल्दी से बिक जाए ये चीजें। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर इनको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, इसका आंसर यहां पर है, तो तुम एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो जी, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फटाक से एक बार रीड मान लो। चलो बेटा जी, रीड कर लिया, अब समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। गवर्नमेंट मेड अ फ्रेश स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑन 30th April 1956। अच्छा, 1956 में इसने एक पॉलिसी लाई, ठीक है, which will help speeding up the industrialization, in particular to develop heavy industries and machinery, making industry to expand public sector and build up large growing cooperative sector। देखो 1956 में एक पॉलिसी आई थी जिसको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कहते हैं, 1956 में आया था। इसने इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में बांट दिया था, और यहां पे बोल भी रहा है ना, पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड करना था, तो आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज रिजर्व कर दी थी पब्लिक सेक्टर के लिए, और कोऑपरेटिव सेक्टर्स बनाए थे जो कि मदद करेंगे इनको, है ना। अब इसके बारे में देखो, मैं तुम्हें इसके एक क्लासिफिकेशन से समझाता हूं। हमारे पास 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में 3 हिस्से बन गए थे। एक था शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, ऐसे करके 3 इंडस्ट्रीज को हमने बांट दिया था। यहां पर 17 इंडस्ट्रीज थी, 17 वो इंडस्ट्रीज थी जो कि सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा ओन करी जाती हैं, है ना, और कोई इसमें काम नहीं कर सकता, स्ट्रिक्टली सरकार ही काम करेगी। जैसे कि डिफेंस हो गया, जैसे कि इसमें शायद पेट्रोलियम वगैरह था, है ना, इसमें रेलवे था, तो ये सारी स्ट्रिक्टली सिर्फ सरकार ही कर सकती है। फिर था शेड्यूल बी, इसमें कुछ बची हुई 12 कंपनीज थी, वो 12 कंपनीज जहां पे सरकार ज्यादा ओनरशिप रखेगी और प्राइवेट सेक्टर थोड़ा थोड़ा सा काम करेगा। तो यहां पर भी सरकार की ही चल रही थी इनडायरेक्टली देखा जाए तो। और इन 17 और 12 इंडस्ट्रीज को छोड़ के जो बच गई इंडस्ट्री, अब उनमें कौन काम करेगा? प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी इनको खुली छूट नहीं थी, इनको इंडस्ट्री एक्ट के अनुसार, मतलब एक एक्ट बना दिया था, एक लॉ बना दिया था, लॉ के अनुसार इनको कंट्रोल किया जा रहा था कि अपने मनमर्जी का काम नहीं कर सकते बॉस तुम लोग, एक कानून बना दिया हमने, एक्ट बना दिया, उसके अकॉर्डिंग ही तुम काम कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा फ्रीडम भी नहीं दी गई थी। तो ये एक तरीके का इसका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, और इस तरीके से पूरा सेटअप बनाया गया था। ठीक है, समझ आया बच्चे, क्लियर है। दूसरा बोल रहा है, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया एनकाउंटर्ड सेवरल चैलेंजेस दैट hindered its effectiveness. Do you agree with this statement? Absolutely agreed, 100% agreed. क्यों? ये बोल रहा है लैंड सीलिंग का मतलब था कि जब ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम बनाया था जिसको हम लैंड सिस्टम कहते हैं, है ना, या फिर हम इसको जमींदारी सिस्टम भी कहते थे, है ना। तो इसके अंदर क्या था बच्चे कि इनमें ना जमींदार बना दिए गए थे, और जमींदार के पास ओनरशिप होती थी लैंड की, है ना, और इस लैंड में बाकी सारे लोग किसानों की तरह काम करते थे, मजदूरों की तरह काम करते थे, लेबर की तरह। अब हुआ क्या, सरकार को पता चला कि मेजर सारी जमीन तो ये जमींदारों के पास है, इस सिस्टम को हटाओ और हर एक इंसान के पास अपनी खुद की जमीन होनी चाहिए। तो सरकार ने बोला जो असली में काम करेगा ना खेतों में, उसकी जमीन हो जाएगी, भले ही कोई भी जमींदार हो, लेकिन जो असली में काम कर रहा है ना खेत पे, अभी इस पॉलिसी के अनुसार, ये लैंड सीलिंग के अनुसार, वो उसका हकदार बन जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया। अब क्या हुआ, जो भी जमींदार, जो भी पैसे वाले लोग हैं, जिनकी जमीनें हैं, है ना, जमींदार लोग हैं, वो तो नहीं चाहेंगे कि उनके हाथों से जमीन चली जाए, क्योंकि किसान एक्चुअली में कौन काम कर रहा है? जो कि फार्म लेबर्स हैं, जो कि मजदूर लोग हैं, काम ये कर रहे हैं, जमीन इनके नाम पे हो जाएगी, और हम राजा बन के खाट पे बैठे हुए हैं, हमारे हाथ से सारी जमीन निकल जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, जैसे इनको पता चला ये चीज, तो इन्हें सारे लेबर को बाहर निकाल दिया, बेरोजगार बना दिया, इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और ये दिखाया कि हम ही काम करते हैं इसके ऊपर, तो इनसे जमीन ना छीने। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने कोर्ट केस कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लीगली बैटल हुआ, उसमें बहुत समय चला गया। कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पे कर दी, है ना, कि ये भी भाई साहब हमारे काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, इनकी जमीन है, उनकी जमीन, ऐसे करके इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी जमीन, कि भैया हमारे पास ही सारी जमीन नहीं है, देखो हमारे रिश्तेदार के पास है, उनके पास है, उनके पास है। तो ऐसे करके इन्होंने ना बहुत घपले किए, इन्होंने क्या लॉ में लूपहोल्स निकाले और उसका खूब मजा उड़ाया। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं इन दोनों को, और वो चीज यहां पर भी लिखी गई है, तो आप चाहो तो उसको एक बार पढ़ भी सकते हो, है ना। यही चीज जो मैंने बताया वही चीज यहां पर लिखी गई है। देखो फर्स्ट स्टेज में कैटेगराइज किया था, सिर्फ सरकार काम कर रही है। दूसरे में कौन मेजर काम कर रहा है? स्टेट ओनरशिप है, लेकिन ज्यादातर सरकारी काम करती है। थर्ड में प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, ये मैंने आपको बताया था। जमींदारी सिस्टम में वही वाला,
सेल्फ कल्टीवेटर्स बन गए, टेनेंट्स को इन्होंने हटा दिया, इवैक्यूएट कर दिया, है ना, कोर्ट्स में चैलेंज किए गए ये एक्ट्स को, ठीक है। उसके साथ जो रजिस्टर्ड लैंड है वो किसने अपने रिलेटिव्स वगैरह के नाम पे कर दिए, है ना, क्लोज रिलेटिव के नाम पे कर दी, यही सब बातें अपन ने यहाँ पे सीखी थी, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन आता है, इसका और वाला क्वेश्चन वो क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैज प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट्स फॉर इंडिया। डू यू अग्री विद दिस गिवन स्टेटमेंट? गिव वैलिड एक्सप्लेनेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। भाई सही बात है, ग्लोबलाइजेशन ने फायदा और नुकसान दोनों किया, लेकिन फायदा ज्यादा किया इंडिया का। अच्छा, ऐसा माना गया था ग्लोबलाइजेशन के दौरान कि नेगेटिव इंपैक्ट क्या है बेटा, ये बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा फायदा देता है, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज को। ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे कि जो विकसित देश है ना, विकसित जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जैसे कि यूएस, चाइना, ऐसे लोग, ऐसे देश, तो ऐसे देश ना हमारे जैसे देशों का फायदा उठाते हैं। बड़ी बड़ी जो हमारे कंपनी है वो हमारे देश में आ जाएंगी, मतलब यूएस की बड़ी कंपनियां हमारे देश में आएंगी, हमारे बिजनेस को कभी सेटअप ही नहीं होने देगी। जैसे मैकडॉनल्ड्स आ गया, एप्पल आ गया, एप्पल कभी भी मोबाइल का मार्केट बनाने नहीं देगा हमारे देश में, है ना, ऑलरेडी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बना रहा है, कोई इंडियन कंपनी मोबाइल बना ही नहीं पाएगी। तो ऐसे कुछ इंपैक्ट्स होंगे ग्लोबलाइजेशन से, ऐसा माना गया। लेकिन इसके पॉजिटिव इंपैक्ट ये देखे गए कि जहां पर इतनी टेक्नोलॉजी जहां पर अच्छी नहीं है इंडिया में, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी बाहर की इंडिया में आ रही है। अब देखो कार देखो, आप इंडिया में बहुत सारी बाहर की फॉरेन कार्स है, जैसे BMW, लैंड रोवर, ऐसी कई सारी गाड़ियां हैं। चलो लैंड रोवर अब टाटा ओन करता है, लेकिन पहले तो नहीं थे ना, रोल्स रॉयस, फरारी, लैम्बोर्गिनी, बहुत अच्छी अच्छी मशीनरीज। चलो ये तो कार वाली बात हो गई। आप फोन की बात कर लो, लैपटॉप की बात कर लो, बहुत अच्छी अच्छी मशीनरीज की बात कर लो, बर्तन धोने की मशीन आती है, वॉशिंग मशीन आती है, ये सब चीजें हमारी नहीं थी, ये बाहर की कंपनी बना रही है और वो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट भी हमें होता है। तो इट्स लाइक प्रो और कॉन दोनों है, लेकिन ज्यादातर ग्लोबलाइजेशन ने हमें फायदा ही किया है, ठीक है। दूसरी बात, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज कंपेल्ड टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। द टू रीजंस बिहाइंड, स्टेट एनी टू रीजंस बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो 1991 में हम लोगों ने रिफॉर्म क्यों लाया, LPG क्यों लाया, उसके कई सारे कारण है बेटा। सबसे पहला तो हमारे पास बहुत सारे कारण ये है कि हमारे ऊपर ना बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो बैलेंस डेफिसिट्स है, हमारे पास बहुत ज्यादा कर्जा था। हम कर्जा भी बोलेंगे, दूसरी चीज हम ये बोल सकते हैं कि हमारे खर्चे यानी कि इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा थे, है ना, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा थे और एक्सपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा कम, यानी कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो बहुत डेफिसिट में जा रहा था। दूसरी बात, हमारे देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन जो कि बढ़ता ही जा रहा था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, ठीक है। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। उसके साथ साथ हमारे पास मात्र 15 दिनों का इंपोर्ट का पैसा रखा हुआ था, है ना, मात्र $6 बिलियन के हमारे पास, है ना, कुछ रिजर्व्स पड़े हुए थे, है ना, ऐसी कुछ है, या 6 बिलियन डॉलर के, सॉरी, अपने हाँ 6 बिलियन डॉलर के अपने पास रिजर्व्स पड़े हुए थे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा कम होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हाल थे, इस वजह से 1991 के LPG रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी था और यही मेजर इसका रीजन है। तो यहाँ पर वो भी चीज लिखी हुई है, देखो इन्फ्लेशन हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट हो गए, और उसके साथ साथ ये देखो ग्लोबलाइजेशन ने हमें बेनिफिट भी किया है, जैसे कि वेलफेयर किया है लोगों का, हमने जो है ना अलग अलग क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजीज वगैरह लाए हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं, ये सब अपन ने पढ़ा। और जो मैंने तुम्हें बताया कि इसका नुकसान भी है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना लोगों का विकास नहीं करते, जैसे एप्पल कभी भी इंडिया का विकास करना नहीं चाहेगा, वो सिर्फ यहाँ से पैसा ही कमाना चाहेगा, हमारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमें ही बेच के और प्रॉफिट कमा के निकलना चाहता है। तो ये सब चीजें ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी डालती हैं, तो ये उसका पार्ट है, ठीक है बेटा। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा सा रीडेबल वाला पार्ट है ना, लेकिन आपको आंसर्स जो है ना इसी में से मिलेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आई नो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन यू विल हैव टू रीड, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, 100 में से 100 नंबर लाना है, पढ़ना पड़ेगा। देखो ध्यान से पढ़ना, अनसीन पैसेज की तरह जैसे इंग्लिश में होते हैं तुम्हारे, उसी में से तुम्हें आंसर ढूंढना है। देखो मैं एक और चीज बताता हूं, मुद्दे की बात ना सेकंड फेज से चालू होती है, तो सेकंड फेज इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, सेकंड लाइन जो होती है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी NEP 2020 assert that education is fundamental for achieving full human potential, providing universal access to quality education and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality। अच्छा, ये बोल रहा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नॉट इकोनॉमिक पॉलिसी, इसने क्या किया, एजुकेशनल के फंडामेंटल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है
फुल पोटेंशियल पे इंसान पढ़ पाए, नॉलेजेबल बन पाए, उसको अच्छी एजुकेशन मिले, सोशल जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले, ये सब चीजों की बात कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। फिर बोल रहा है टू अटेन द गोल्स ऑफ एजुकेशन एनईपी 2020 unequivocally endorses substantial increase in public investment in education by both central and state government. This considered extremely critical for achieving the high quality equitable public education system that is truly needed for India's future progress and growth. ये बोल रहा है देखो, अगर आपको इस गोल को अचीव करना है जो इस एनईपी का उद्देश्य है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है और बहुत सारा सरकार की सपोर्ट की जरूरत है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो बहुत इनिशिएटिव लगेगा और बहुत ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट लगेगा, जिससे कि सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो इस तरीके से बनाई जा सके कि वो पढ़ने लायक हो और बच्चा वहां से स्कूल छोड़कर ना जाए और बेहतर पढ़े, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, टू अचीव दिस they need to increase the public investment in education sector to reach 6% of GDP at earliest। हाँ, ये बोल रहा है कि जो जीडीपी है ना, उसका जितना 6% जीडीपी का जो वैल्यू है उसका 6% का इन्वेस्टमेंट, यानी मान लो कि अगर जीडीपी 100 करोड़ का है तो 6% कितना हुआ, 6 करोड़, तो 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एजुकेशन के अंदर कम से कम, तो इतना इसमें माना गया है। वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ स्कूलिंग सिस्टम मस्ट बी टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन आर एनरोल्ड इन and are attending the school. As per 75th round of NSSO survey in 2017-18, the number of out of school children in age group 6 से 17 is 3.22 crore with a goal to achieve 100% gross enrollment ratio in preschool to secondary level by 2030. It will be a top priority to bring these children back into educational fold as early as possible and to prevent further स्टूडेंट्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट। देखो क्या हो रहा है इसमें, यही हो रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सर्वे के अनुसार, एनएसएसओ के 75th सर्वे के अनुसार ये पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो एनरोल करते हैं वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, है ना, वो स्कूल के बाहर वापस निकल जाते हैं, वो स्कूल कंप्लीट नहीं करते अपना। और कुछ वो नंबर्स 3.22 करोड़ का भी ऐसा कुछ बता रहा है 6 से 17 साल के बच्चों के बीच में। ऊपर से इनका उद्देश्य है कि 2030 तक हम सारे के सारे उन बच्चों जिन्होंने ड्रॉप आउट किया, वो बाकी और जो बच्चे हो रहे हैं वो सबको 100% एनरोल कराए, मतलब एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो कि स्कूल ना जाए, जबरदस्ती कराओ कैसे भी कराओ पर एनरोल कराना पड़ेगा, ठीक है। और पॉसिबल करना है ऐसी चीजें, और जो बच्चे स्कूल में एनरोल हो रहे हैं उनको ड्रॉप आउट से भी मदद करना है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। उसको ड्रॉप आउट से मदद नहीं करना था, ड्रॉप आउट ना हो इसमें उनको पूरा पूरा काम करना है, ठीक है। चलो जी, फॉर सम 2 इनिशिएटिव्स दैट विल बी अंडरटेकन आर टू प्रोवाइड, देखो 2 इनिशिएटिव क्या लेने चाहिए, पहला effective and sufficient infrastructure so that all students have access to safe and engaging school education at all level of pre-primary school to grade 12। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए जिससे हर बच्चा स्कूल में पढ़ पाए, सेफ एनवायरनमेंट मिल पाए, पीपल के पेड़ के नीचे ना पढ़े, स्लेट वेट लेके ना पढ़े भाई साहब, तो इसलिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जिससे बच्चा स्कूल आए। दूसरी चीज, रेगुलर टीचर्स की ट्रेनिंग करो भाई, उनको बताओ कैसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है, स्पेशल केयर करो और उनको ढंग से पूरा सिस्टम बताओ कि कैसे वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। टेकन टू एंश्योर दैट नो स्कूल रिमेन्स डेफिशिएंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, किसी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में कोई डिसएडवांटेज ना फील हो। अभी बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एजुकेशन इज कंसिडर्ड फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। फुल ह्यूमन पोटेंशियल को अचीव करने के लिए एजुकेशन को एक फंडामेंटल माना गया है, ठीक है। अब बताओ इसको कैसे कैसे इसको आर्ग्यू कैसे करोगे, क्या ये सही माना गया? बिल्कुल सही माना गया। हमने यहां पर पढ़ा है ना कि ये फंडामेंटल होता है, यहां पे वर्ड पढ़ा था ये फंडामेंटल, देखो फंडामेंटल वर्ड पढ़ा था, तो देखो ये फंडामेंटल होता है, ठीक है। इसको यहां से मार्क कर सकते हो, द एजुकेशन द एनईपी asserts the education is a fundamental for achieving full potential human potential, इसी की तो बात कर रहा है। फुल ह्यूमन पोटेंशियल पे आप काम कर सकते हो, फलाना फलाना, क्वालिटी एजुकेशन, लीडरशिप, ग्लोबल स्टेज, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, फलाना फलाना चीजें यहां तक मार्क कर देना। ये तुम्हारा आंसर हो गया पहला वाला, ठीक है। दूसरा देखो, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन। जनता जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, मतलब सरकार का जो पैसा लग रहा है वो कितना जरूरी है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो देखो अपन ने बात करी थी ना 6% ऑफ जीडीपी, कहां गया, कहां गया, ये देखो ये रहा, 6% ऑफ जीडीपी आपको करना ही करना चाहिए, 6% ऑफ जीडीपी आपको करना ही करना चाहिए। तो देखो दिस इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू अचीव दिस हाई क्वालिटी एंड इक्विटेबल पब्लिक एजुकेशन सिस्टम truly needed for India's further process and growth, फलाना 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 फलाना,
पब्लिक इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको कम से कम जीडीपी के 6% के बराबर। तो देखो ये आंसर यहां पर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, स्टेट एनी 2 मेन इनिशिएटिव्स, 2 मेन इनिशिएटिव्स बता दो जो कि इंप्लीमेंट करे जाने चाहिए स्कूल के द्वारा, जिससे कि ड्रॉप आउट रेट बंद हो जाए और बच्चे ज्यादा पढ़ पाए और स्कूल ना छोड़ें। तो बेटा ये सामने तुम्हारे लिखे हुए हैं, ये देखो सामने लिखे हुए हैं। रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर की कि वो ऐसा पढ़ाएं कि भैया बच्चे छोड़ कर ना जाए। दूसरी चीज, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाओ कि बच्चा मतलब आए स्कूल, उसको मन तो करे आने का, है ना। जमीन पे बिठा के पढ़ा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। तो इसीलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो आप चाहो तो इधर भी देख सकते हो। सेम ही पॉइंट्स है, कोई नहीं है, कोई मैंने मार्क किए थे वहां पे और आपको यहाँ पर लिखे हुए अलग से, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। आई होप कि तुम्हें ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही हमारा सैंपल पेपर भी यहाँ पर खत्म होता है। चलो जी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा था लेकिन जरूरी है, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से तुमने पढ़ा होगा। आई होप ऑल्सो इसको एक बार ज्यादा देख लेना, एक बार खुद से भी सॉल्व करना, है ना। कहीं पे फंस जाओ तो समझना, कोशिश करना कहां फंसे हो, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, क्या सही कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। खुद का सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जहां पर तुम सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम गलत कहां हो। तुम्हें अगर लग रहा है जो तुम लिख रहे हो वो सब सही है, तो फिर तो तुम्हें बताने वाला कोई है ही नहीं। अभी एग्जाम में पता चलेगा कि नहीं भाई जो लिखा है वो गलत है। तो इसीलिए सेल्फ एनालिसिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ऐसे खूब सारे सैंपल पेपर पिछले साल का भी डला हुआ है इसी चैनल पे, उसको भी जाकर देख लो। 2024-25 वाला सैंपल पेपर है, उसको भी देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, कम से कम 3 साल के ऐसे सैंपल पेपर करो, तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे टाइप के टॉपिक से आते हैं, सब कुछ तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे एग्जाम डे पे तुम्हें मिलेंगे और सब कुछ तुम्हारे लिए एकदम सामने परोस कर रख देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पढ़ लेना कि जो मैं बताऊं वो तुम समझने की क्षमता रखो, ठीक है जी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू सून। लाइक दिस वीडियो, कमेंट और बताना जरूर कैसा लगा तुम्हें वीडियो, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये इस साल का ही है आपका सैंपल पेपर। एग्जाम में इससे रिलेटेड टॉपिक्स बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।